एपिसोड 311 एनपीसी नंबर 7। 19 साल की मासूम कली। नक्श ने मुस्कुराते हुए महक के माथे को प्यार से थपथपाया। यह मासूम कली अभी भी अपनी जवानी की ताजगी और खूबसूरती से महक रही थी। नक्श को सच में आगे बढ़ने में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हो रही थी, आखिर दोनों की उम्र में काफी बड़ा फासला था। लेकिन ठीक उसी पल महक ने खुद को पूरी तरह से नक्श की बाहों में सौंप दिया। मिस्टर नक्श, मैं बचपन से ही हमेशा खुद को बहुत अकेला और असुरक्षित महसूस करती रही हूँ। मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ, चाहे कोई भी रिश्ता क्यों न हो। इतना कहने के बाद इस मासूम लड़की ने अपनी गोरी बाहें नक्श की गर्दन में डाल दी और पंजों के बल खड़ी होकर अपने होंठ धीरे से उसके होठों पर रख दिए। हे भगवान, क्या पाप है। लड़की अभी सिर्फ 19 साल की है। मिस्टर नक्श के दिल में अभी भी थोड़ा गिल्ट था। हालांकि उनके साथ जुड़ी बाकी लड़कियां भी जवान थीं, लेकिन वे सब कम से कम 22 साल की तो थीं। लेकिन 20 पार कर चुकी लड़की और 20 से कम उम्र की लड़की के बीच एक बहुत बड़ा फर्क होता है। 20 के बाद इंसान समझदार और एडल्ट लगता है, लेकिन 1 से शुरू होने वाली उम्र अभी भी किसी बच्ची जैसी ही फीलिंग देती है। 1 घंटे बाद नक्श, 19 साल की उम्र सच में कमाल है। डिंग, महक के साथ अंतरंग संबंध का पता चला है। अंतरंग संबंध प्रोसेसिंग प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। नाम महक, आयु 19 वर्ष, कुल क्वालिटी स्कोर 95 अंक। नोट, चूंकि एनपीसी की संख्या 5 से ज्यादा हो गई है, इसलिए केवल 90 से ज्यादा स्कोर वाले अंतरंग संबंधों को ही एनपीसी में बदला जा सकता है। वे हफ्ते में एक बार इनाम प्राप्त कर सकते हैं और रैंडम टास्क जेनरेट होने की संभावना भी होगी। वाह, 95 अंक। अगर नक्श को सही से याद था तो ये सिस्टम की तरफ से दिया गया अब तक का सबसे हाई स्कोर था। लेकिन ये हाई स्कोर पक्का उम्र से जुड़ा हुआ था। जैसा कि सिस्टम ने पहले बताया था, अगर कोई 18 साल से ऊपर है तो वह जितनी कम उम्र की होगी उसका स्कोर उतना ही ज्यादा होगा। ऊपर से यह मासूम कली महक इतनी कम उम्र में ही एज रेटिंग वाली थी, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि उसे इतना हाई स्कोर मिला। महक को एनपीसी में बदलने का विकल्प मौजूद है। क्या आप अभी बदलना चाहते हैं? हाँ, नहीं, बिल्कुल हाँ। नक्श ने तुरंत अपना जवाब दे दिया। डिंग, कन्वर्जन सफल रहा। एनपीसी नंबर 7 महक आधिकारिक तौर पर ऑनलाइन है। एनपीसी नंबर 7 के लिए इनाम: 1. खर्च करने के लिए 200 करोड़ रुपए का एक्सक्लूसिव गोल्ड। 2. एक शानदार एक्सक्लूसिव विला, एक लग्जरी एक्सक्लूसिव कार। 3. होस्ट के लिए एक खास एक्सक्लूसिव गिफ्ट पैक। राधिका के वक्त हुए अनुभव के बाद नक्श अब काफी शांत था, लेकिन फिर भी उसे होस्ट के एक्सक्लूसिव गिफ्ट पैक का बेसब्री से इंतजार था। खासकर इसलिए क्योंकि पिछली बार उसे इसमें से एक प्राइवेट जेट मिला था। नक्श ने तुरंत अपना एक्सक्लूसिव गिफ्ट पैक खोल दिया। डिंग, होस्ट का एक्सक्लूसिव गिफ्ट पैक सफलतापूर्वक खुल गया है। बधाई हो, होस्ट को सूरत बे विला सेट प्राप्त हुआ है। नोट, यह विला सूरत के पॉश इलाके में स्थित है और इसका कुल एरिया 1514 स्क्वायर मीटर है। क्या सूरत में एक विला? इससे पहले जब भी सिस्टम ने कोई हवेली या विला इनाम में दिया था, वो हमेशा राजकोट में होता था। लेकिन इस बार सीधा सूरत में एक हवेली मिली थी। नक्श सूरत के घरों और प्रॉपर्टीज के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। उसने बस वहां के मशहूर रौनक रिवेरा के बारे में सुन रखा था। लेकिन कहा जाता है कि रौनक रिवेरा भी सूरत की टॉप 20 हवेलियों में अपनी जगह नहीं बना सकता। वो सिर्फ इसलिए मशहूर है क्योंकि उसकी मार्केटिंग बहुत ज्यादा की गई है। नक्श ने तुरंत सिस्टम द्वारा दिए गए सूरत बे विला को इंटरनेट पर सर्च किया। वहां का सबसे छोटा विला 500 स्क्वायर मीटर का था और सबसे बड़ा 1500 स्क्वायर मीटर का, जो सिस्टम ने उसे दिया था। उस विला की मौजूदा कीमत 45 करोड़ रुपए के आसपास थी। प्रॉपर्टी मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से कभी कभी तो कीमत 50 करोड़ तक भी पहुंच जाती थी। हालांकि अभी रियल एस्टेट मार्केट थोड़ा सुस्त था, जिससे लग्जरी घरों की कीमतों में गिरावट आई थी, लेकिन फिर भी 45 करोड़ का प्राइस टैग रोंगटे खड़े करने वाला था। डिंग, सिस्टम को पता चला है कि एनपीसी नंबर 7 एक वजन है। एक्स्ट्रा इनाम एट्रीब्यूट पॉइंट्स 20। नोट, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट पॉइंट्स का इस्तेमाल दूसरों पर भी किया जा सकता है, लेकिन इसका असर 10वें हिस्से के बराबर होगा। अभी नक्श की हेल्थ, बुद्धिमानी और कॉम्बैट पावर तीनों 100 अंक तक पहुंच चुके थे। इसलिए इन एट्रीब्यूट पॉइंट्स का इस्तेमाल सिर्फ उसकी हाइट, वजन या नीचे के साइज को बढ़ाने घटाने में ही किया जा सकता था। हालांकि वजन को छोड़कर अभी बाकी किसी चीज को बदलने की कोई जरूरत नहीं थी, और उसका पुराना वजन कम करने वाला टास्क अभी तक पूरा नहीं हुआ था। नक्श का वजन फिलहाल 80 किलो के आसपास था, जो उसकी हाइट के हिसाब से ज्यादा नहीं था, लेकिन सिस्टम का टारगेट वजन 75 किलो था।
नक्श ने बिना ज्यादा सोचे 10 एट्रीब्यूट पॉइंट्स निकाले और सीधा अपना वजन 5 किलो कम कर लिया। डिंग, एट्रीब्यूट पॉइंट्स का इस्तेमाल सफल रहा, होस्ट का वजन हमेशा के लिए 5 किलो कम हो गया है। नोट, वजन एक ही बार में अचानक से कम नहीं होगा, रोजाना आधा किलो के हिसाब से वजन कम होगा। पॉइंट्स इस्तेमाल करने के बाद सिस्टम ने एक और चेतावनी दे दी। सही बात है, ये लॉजिकल भी है। एक साथ 5 किलो वजन कम होना किसी जादू जैसा लगता। बाकी बचे 10 एट्रीब्यूट पॉइंट्स को नक्श ने बचाकर रखने का फैसला किया। अगर इन्हें किसी और पर इस्तेमाल किया गया तो ये सिर्फ 1 पॉइंट के बराबर काम करेंगे। इससे अच्छा है कि इन्हें बचाकर रखा जाए और बाद में अपने माता पिता की हेल्थ बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाए। वैसे भी इनाम में मिलने वाले एट्रीब्यूट पॉइंट्स बहुत कम होते हैं, जिसका मतलब है कि एनपीसी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मिस्टर नक्श, मैं शायद आज रात हॉस्टल वापस नहीं जा पाऊंगी, क्या आप रुककर मेरे साथ समय बिता सकते हैं? उस मासूम कली ने नक्श का ध्यान खींचने के लिए अपने मोजे पहने छोटे छोटे पैरों को धीरे से उसकी जांघों पर रगड़ा। नक्श अभी भी ख्यालों में खोया हुआ था। नक्श ने आज रात के लिए कुछ प्लान किया था क्योंकि अंजलि ने कहा था कि उसके पास नक्श के लिए एक सरप्राइज है। लेकिन होटल पहुंचने के कुछ ही देर बाद उसे अंजलि का मैसेज आया कि उसके सुधीर अंकल का स्कूटर से एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में भर्ती हैं। अंजलि अपनी छोटी बहन आकांक्षा को लेकर वापस अपने होम टाउन चली गई थी, इसलिए वो सरप्राइज फिलहाल के लिए कैंसिल हो गया था। इसलिए नक्श के पास सच में आज रात कोई काम नहीं था और वह इस अभी अभी खिली मासूम कली के साथ रुक सकता था। ठीक है, हम आज रात यहीं रुकेंगे। नक्श ने महक के स्टॉकिंग्स वाले पैरों से खेलते हुए हामी भर दी। स्टॉकिंग्स सच में एक कमाल की चीज है, ये सिर्फ छूने में ही अच्छी नहीं लगती, बल्कि एक हल्का सा रहस्यमय और खूबसूरत एहसास भी देती हैं। नक्श को राजी होता देख महक के चेहरे पर तुरंत एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने एक टिश्यू पेपर लिया और अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे। ये खुशी के आंसू नहीं थे, बल्कि सच में दर्द के आंसू थे। अविनाशी किडनी के फायदे अब समझ में आए। वो सारे एट्रीब्यूट पॉइंट्स बिना किसी वजह के नहीं जोड़े गए थे। मिस्टर नक्श, क्या हर बार ऐसा ही दर्द होगा? महक ने बहुत धीमी आवाज में पूछा, हालांकि उसे इसका जवाब पहले से पता था। वो बस ऐसा सवाल पूछकर यह जताना चाहती थी कि वो कितनी प्योर और मासूम है। तुम्हें आगे जाकर खुद पता चल जाएगा। नक्श शायद समझ गया था कि यह मासूम कली क्या सोच रही है। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओह मिस्टर नक्श, मुझे गले लगा लीजिए। वो मासूम कली समझदार तो थी, लेकिन फिर भी वो आखिर एक छोटी सी लड़की ही थी जिसे नखरे दिखाना पसंद था। उसने अपनी गोरी बाहें खोली और बड़ी ही मासूमियत से गले लगने की जिद की। नक्श जैसे अनुभवी और उम्रदराज आदमी भी इन हरकतों के आगे पिघल जाते हैं, इसलिए उसने तुरंत महक को गले लगा लिया और प्यार से उसकी नाक को अपनी उंगली से सहलाया। उधर एक कार्ड रूम में कविता शर्मा, जिसकी किस्मत आज बहुत खराब चल रही थी, उसने गुस्से में अपने सामने रखी महाजों की टाइल्स को गिरा दिया और बड़बड़ाई, श्वेता, तुम्हारी किस्मत आज कुछ ज्यादा ही अच्छी है। समय समय की बात है, उस दिन तुम्हारी किस्मत भी तो कमाल की थी। श्वेता नाम की उस औरत ने हंसते हुए कहा, मैं थोड़ा वॉशरूम होकर आती हूँ, शायद किस्मत बदल जाए। कविता ने अपना फोन उठाया और वॉशरूम चली गई। वहां जाकर उसने हमेशा की तरह अपने नेविगेशन ऐप पर फैमिली मैप का फीचर खोला। उसकी सिर्फ एक ही बेटी थी, महक, जिस पर वह बहुत कड़ी नजर रखती थी। फैमिली मैप से वह अपनी बेटी की लोकेशन और वो कहाँ जा रही है, ये सब देख सकती थी। अगर उसकी बेटी किसी ऐसी जगह जाती जहां उसे नहीं जाना चाहिए, तो कविता तुरंत उसे कॉल लगा देती। अब उसने फिर से अपनी बेटी की लोकेशन चेक की और मैप पर वो जगह देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। शांग्रीला होटल। महक एक होटल में थी। कविता ने झटपट फोन मिलाया, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। उसने 2 बार और कॉल किया, लेकिन नतीजा वही रहा। कविता के हाथ पैर फूल गए। यह उसकी वो कीमती कली थी जिसे उसने 19 सालों तक बड़ी मेहनत और जतन से पाला था। क्या किसी आवारे लड़के ने उसे इतनी आसानी से अपने जाल में फंसा लिया? महक, तू कितनी बेवकूफ है। मैंने एक माँ होने के नाते तुझे सबसे जरूरी बात क्या सिखाई थी? क्या तू सब भूल गई? कविता मन ही मन अपनी बेटी पर भड़क रही थी। वह तुरंत वॉशरूम से बाहर निकली। श्वेता, आज का गेम यहीं खत्म करते हैं, मुझे कोई जरूरी काम आ गया है। श्वेता और बाकी लोगों के जवाब का इंतजार किए बिना वह तेजी से कार्ड रूम से निकल गई। इतनी भी क्या जल्दी है, आखिर हुआ क्या है? श्वेता और बाकी लोग एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। कार्ड रूम से बाहर आकर कविता तुरंत अपनी फोक्सवैगन कार में बैठी और सीधे शांग्रीला होटल की तरफ गाड़ी दौड़ा दी।
जब से उसका पति जेल गया था, कविता अपनी बेटी के साथ ही रह रही थी। महक ही उसकी पूरी दुनिया थी और उसके बुढ़ापे का इकलौता सहारा भी। कविता की प्लानिंग बिल्कुल साफ थी, उसकी बेटी को किसी बहुत अमीर आदमी से शादी करनी थी ताकि उनका रुतबा बढ़ सके और इतने सालों की परवरिश का सही सिला मिल सके। इसीलिए वह अपनी बेटी के लव अफेयर्स को लेकर बहुत सख्त थी। उसने अपनी बेटी को साफ कह रखा था कि अगर वह कोई बॉयफ्रेंड बनाती है तो उसे पहले अपनी माँ से परमिशन लेनी होगी। उसकी बेटी मान भी गई थी और अब वो अचानक किसी होटल में थी। कविता पागल हो रही थी, उसका पैर एक्सीलरेटर से हट ही नहीं रहा था। करीब 20 मिनट बाद उसने शांग्रीला होटल की पार्किंग में अपनी कार रोकी और फिर से अपनी बेटी का नंबर डायल किया, लेकिन फोन अभी भी नहीं उठा। ऊपर प्रेसिडेंशियल स्वीट के अंदर महक अब थोड़ी संभल चुकी थी और बाथटब में रिलैक्स कर रही थी। वह उन सुनहरे सपनों में खोई थी कि अपने मिस्टर नक्श के साथ रहने के बाद उसकी जिंदगी कितनी खूबसूरत होने वाली है। ये चतुर मासूम कली कभी मिस्टर नक्श से किसी चीज की डिमांड नहीं करने वाली थी, लेकिन उसे पता था कि मिस्टर नक्श उसे कभी निराश नहीं करेंगे। बस उसे यह नहीं पता था कि मिस्टर नक्श उसे इनाम में क्या देंगे। डिजाइनर बाइक्स, महंगे गहने, या फिर शायद मिस्टर नक्श उसे कोई लग्जरी कार दिला दें। महक, तुम्हें कोई कॉल कर रहा है। नक्श बाथरूम में आया और उसने महक का फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। दरअसल महक का फोन साइलेंट पर था। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसके इस खूबसूरत पल को खराब करे, इसलिए उसने होटल आने से पहले ही अपना फोन साइलेंट कर दिया था। नक्श ने फोन की स्क्रीन जलते हुए देखी, तभी उसे पता चला कि कोई कॉल कर रहा है। कॉल करने वाले का नाम सेव था, कविता। इसलिए नक्श को यह अंदाजा ही नहीं लगा कि यह कॉल महक की मां का है। तभी फोन फिर से जला और स्क्रीन पर कविता का कॉल दिखने लगा। महक के माथे पर तुरंत सिलवटें पड़ गईं, उसने डरते हुए फोन को अपने हाथों में पकड़ा। कुछ देर बाद उसने अपने पास खड़े नक्श की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोली, मिस्टर नक्श, यह मेरी मां का कॉल है। हमारे फोन में फैमिली मैप ऑन है, उन्हें मेरी रियल टाइम लोकेशन पता है। उनका जो गुस्सा है, मुझे पक्का यकीन है कि वो यहीं आ रही होंगी। क्या तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गई? नक्श ने अपना सिर पकड़ लिया। किसी और की बेटी के साथ सोने के तुरंत बाद उसकी माँ का दरवाजे पर आ जाना काफी अजीब और शर्मनाक स्थिति थी। तुम पहले फोन उठा लो, उन्हें यह न लगने देना कि तुम किसी खतरे में हो और वो पुलिस बुला ले। नक्श ने महक को इशारा किया कि वो फोन उठाए और फिर वह बाथरूम से बाहर आ गया ताकि माँ बेटी आराम से बात कर सकें। उस आलीशान बाथटब में लेटी हुई उस मासूम कली ने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी माँ का फोन उठाया। महक, तू क्या कर रही है? फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगी? फोन उठते ही, जैसा महक ने सोचा था, सामने से उसकी माँ की कड़क और सवालों से भरी आवाज आए। माँ, मैं एक लड़के को डेट कर रही हूँ। तो तू उस लड़के के साथ होटल चली गई? कविता तुरंत उस पर बरस पड़ी। क्या तू भूल गई कि मैंने तुझे क्या सिखाया था? तेरी खूबसूरती ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है और प्यो होना किसी अमीर खानदान में शादी करने की सबसे बड़ी सीढ़ी है। अभी के अभी नीचे आ, मैं होटल की लॉबी में खड़ी हूँ। माँ, बहुत रात हो चुकी है, महक ने धीरे से जवाब दिया। रात हो चुकी है? तू? होटल की लॉबी में खड़ी कविता ने अपने सीने पर हाथ रखा, दो लंबी सांसें लीं और फिर गुस्से में फूंफकारते हुए बोली, मैं 5वें फ्लोर के कैफे में तेरा इंतजार कर रही हूँ। इतना कहकर कविता ने फोन काट दिया। ऊपर कमरे में महक ने अपना फोन साइड में रखा और पानी से निकलती हुई किसी अप्सरा की तरह बाथटब से बाहर आ गई। उसके गले से होते हुए पानी की बूंदें उसकी गोरी स्किन पर एक खूबसूरत लकीर छोड़ रही थीं। तौलिए से खुद को सुखाने के बाद वह बाथरूम से बाहर आए। मिस्टर नक्श, मेरी माँ हम दोनों से मिलना चाहती हैं, वो 5वें फ्लोर के कैफे में हैं। अगर आप उनसे नहीं मिलना चाहते तो मैं खुद जाकर उन्हें समझा दूंगी। महक ने अपने गीले बालों को पोंछते हुए बहुत धीमी और डरी हुई आवाज में नक्श से कहा। कोई बात नहीं, हम साथ चलेंगे। नक्श ने प्यार से महक के माथे को छुआ, फिर ड्रायर लेकर उसके बाल सुखाने लगा। 19 साल की इस मासूम कली को देखकर नक्श जैसे परिपक्व आदमी के अंदर भी उसे प्रोटेक्ट करने की फीलिंग आ ही जाती थी। नक्श के साथ अब तक जितनी भी एनपीसी जुड़ी थीं, वे सब उसे औरतें लगती थीं, लेकिन महक पूरी तरह से एक छोटी बच्ची जैसी फीलिंग दे रही थी। कपड़े पहनने के बाद दोनों लिफ्ट से 5वें फ्लोर पर आ गए। कैफे में ज्यादा भीड़ नहीं थी, बस इक्का दुक्का लोग ही बैठे थे। कविता खिड़की के पास वाले एक कोने में बैठी थी और गुस्से में बाहर आसमान को घूरे जा रही थी। जिस फूल को उसने 19 साल तक इतने प्यार और जतन से पाला था, आज उसे किसी ने तोड़ लिया था, तो जाहिर सी बात है कि उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था।
मिस्टर नक्श, वो मेरी माँ है। कैफे में आते ही महक ने खिड़की के पास बैठी अपनी माँ की तरफ इशारा किया। नक्श ने उस तरफ देखा और उसकी नज़र एक ऐसी औरत पर पड़ी जो उम्र में बिल्कुल उसके जैसी ही लग रही थी। उसने एक काले रंग की डीप नेक लॉन्ग ड्रेस पहन रखी थी। कैफे के अंदर होने के बावजूद उसने बड़े बड़े सनग्लासेस लगा रखे थे जिससे उसका आधा चेहरा ढका हुआ था। उसके भूरे रंग के वेवी बाल लापरवाही से उसके कंधों पर गिरे हुए थे, जो उसे काफी हॉट और अट्रैक्टिव बना रहे थे। इतनी जवान। नक्श ने तो सोचा था कि महक की माँ कोई अधेड़ उम्र की महिला होगी, लेकिन वो तो मुश्किल से 30-32 की लग रही थी, बल्कि नक्श से भी छोटी लग रही थी। तो क्या अब वो कहानी शुरू होने वाली है जहां मैं अपनी सास से भी उम्र में बड़ा हूं? लेकिन रुको, महक इस साल 19 की है, चाहे कैसा भी हिसाब लगा लो, उसकी माँ मुझसे छोटी तो नहीं हो सकती। शायद वह खुद को बहुत मेंटेन रखती है इसलिए जवान दिखती है। नक्श अभी ख्यालों में खोया ही था कि महक उसे खींचकर ले गई और दोनों कविता के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए। माँ, महक ने डरते हुए उससे पुकारा। कविता ने अपनी बेटी को पूरी तरह इग्नोर किया और अपनी तीखी नज़र नक्श पर गड़ा दी। उसके माथे की सिलवटें और भी गहरी हो गईं। यह आदमी देखने में काफी हैंडसम था, लेकिन वह साफ तौर पर 35 के आसपास का लग रहा था। उसके चेहरे पर दुनियादारी का अनुभव और एक मैच्योर आकर्षण था जिसे छुपाया नहीं जा सकता था। तो उसकी बेटी का सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड असल में एक अधेड़ उम्र का आदमी था। कविता ने बहुत पहले ही नोटिस कर लिया था कि उसकी बेटी को मैच्योर आदमी पसंद आते हैं। बचपन से पिता का प्यार न मिल पाना इसका एक बड़ा कारण था। उसने अपनी बेटी को कई बार समझाया था कि इन उम्रदराज और शातिर आदमियों के जाल में मत फंसना, लेकिन अब उसकी सारी चेतावनियां बेकार हो गई थीं। आखिरकार उसकी बेटी को एक अधेड़ आदमी ने अपना शिकार बना ही लिया था। तुम्हारी उम्र क्या है? नक्श से ठीक से बात करने का कोई इरादा न दिखाते हुए कविता ने सीधे कड़क आवाज में पूछा। 35। नक्श ने सच बता दिया। 35। कविता ने तुरंत अपनी नाक से सनग्लासेस उतारे, उन्हें अपने सामने टेबल पर पटका और नक्श की तरफ उंगली उठाते हुए गुस्से में बोली, तुम्हें पता भी है हमारी महक की उम्र क्या है? माँ, मैं अब एडल्ट हो गई हूँ, मैं अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद ले सकती हूँ। महक ने बीच बचाव करने की कोशिश की। तू कुछ नहीं जानती, चुपचाप किनारे बैठ और बीच में मत बोल। कविता ने अपनी बेटी को घूरकर चुप करा दिया। नक्श बहुत आराम से महक के साथ कविता के सामने बैठा रहा। फिर उसने वेटर को इशारा किया, एक अमेरिकानो और एक कैरामेल मैक्चियोटो। जी सर, अभी लाता हूँ। वेटर ने जवाब दिया और तीनों को बहुत ही अजीब नजरों से देखा। उसने अभी अभी इस खूबसूरत लड़की को उस स्टाइलिश औरत को माँ कहते हुए सुना था, लेकिन उस लड़की का बॉयफ्रेंड उसकी माँ से कुछ खास छोटा नहीं लग रहा था, जिससे ये पूरा नज़ारा काफी मजेदार बन गया था। हालांकि वेटर सिर्फ अंदाजा ही लगा सकता था, उसकी हिम्मत नहीं थी कि पास जाकर उनकी बातें सुन सके। महक सिर्फ 19 की है, तुम 35 के हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम दोनों की जोड़ी सही है? नक्श के चेहरे पर कोई शिकन न देखकर कविता का पारा और चढ़ गया। जैसे ही वेटर वहां से गया, उसने तुरंत कड़क आवाज में सवाल दाग दिया। मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? नक्श ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय शांति से पूछा। कविता शर्मा, और मुझे आंटी कहने की भूल मत करना, मैं तुमसे सिर्फ 4 साल बड़ी हूं। इस साल कविता 39 साल की थी। उसने 20 साल की उम्र में ही महक को जन्म दे दिया था। एक आर्टिस्ट होने के नाते वह अपनी फिटनेस और लुक्स का बहुत ध्यान रखती थी, इसलिए वह अपनी असली उम्र से 5-6 साल छोटी लगती थी। जब वह अपनी बेटी के साथ बाहर जाती तो वे दोनों बिल्कुल बहनों जैसी लगती थीं। कविता की बात सुनकर नक्श अपनी हंसी नहीं रोक पाया। चिंता मत कीजिए, हम दोनों अपने अपने हिसाब से ही चलेंगे। तो मैं आपको कविता जी बुलाऊंगा, ठीक है? कविता ने हामी भर दी। उसके आसपास के कई लोग उसे इसी नाम से बुलाते थे, इसलिए उसे कोई दिक्कत नहीं थी। कविता जी, जो होना था वो हो गया है, अब ज्यादा बहस करने का कोई मतलब नहीं है। चूंकि महक अब मेरे साथ है तो मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा, आप इस बात से बेफिक्र रहिए। नक्श ने बहुत ही सीरियस होकर कहा। जिम्मेदारी? तुम कैसी जिम्मेदारी लेने की बात कर रहे हो? कहीं तुम ये तो नहीं कहने वाले कि तुम हमारी महक से शादी करोगे? मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। कविता ने नक्श को घूरते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया। कविता जी, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। शादी करना अभी प्रैक्टिकल नहीं है, महक अभी बहुत छोटी है। नक्श ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए कहा। अच्छा है कि तुम इस बात को समझते हो, तो फिर तुम जिम्मेदारी कैसे लोगे? जरा मैं भी तो सुनूं।
कविता ने अपनी कॉफी उठाई, एक हल्का सा घूंट लिया और नक्श के जवाब का इंतजार करने लगी। तभी वेटर नक्श की ऑर्डर की हुई दोनों कॉफी लेकर आ गया। सर, आपकी कॉफी। कॉफी रखने के बाद वेटर के कदम धीमे हो गए। उसे सच में इनकी बातों में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था, लेकिन नक्श ने उसे गॉसिप सुनने का कोई मौका नहीं दिया। कॉफी आते ही नक्श ने आराम से एक घूंट लिया और वेटर के वहां से जाने का इंतजार किया। वेटर के जाते ही वह बोला, कविता जी, मैं जानता हूं कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन कम से कम यह मेरी ईमानदारी तो साबित कर ही सकता है। क्या आप रौनक मैनर के बारे में जानती हैं? नक्श ने पूछा। रौनक मैनर? बिल्कुल जानती हूं, वो राजकोट का सबसे टॉप और पॉश विला कॉम्प्लेक्स है। क्या तुम मुझसे ये कहने वाले हो कि तुम रौनक मैनर में रहते हो? कविता ने नक्श को दिलचस्पी से देखा। उसके कपड़े और स्टाइल से लग रहा था कि वह काफी पैसे वाला है, वरना वह उसकी बेटी को इतनी आसानी से अपने जाल में नहीं फंसा पाता। लेकिन उसका रौनक मैनर में घर होना, कविता के दिमाग में अभी भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। रौनक मैनर एक प्योर विला कॉम्प्लेक्स था, जहां सबसे छोटे घर भी 600 स्क्वायर मीटर से बड़े थे और सबसे सस्ते विला की कीमत 35 करोड़ रुपए से ऊपर थी। जाहिर सी बात है, वहां सिर्फ शहर के सबसे अमीर और रसूखदार लोग ही रह सकते थे। मैं रौनक मैनर में नहीं रहता, हालांकि मैंने महक के लिए वहां एक घर खरीदा है। नक्श ने बहुत ही कैजुअल तरीके से कहा। कविता ने जब आधी लाइन सुनी तो उसे लगा कि ये बस फेंक रहा है। अगर रौनक मैनर में रहता ही नहीं तो उसका नाम लेने का क्या मतलब? लेकिन जैसे ही उसने नक्श की पूरी बात सुनी, वह सन रह गई। वह इस दामाद को, जो उससे सिर्फ 4 साल छोटा था, फटी फटी आंखों से देखने लगी। उसके चेहरे पर गहरा शौक साफ नजर आ रहा था। सिर्फ वही नहीं, महक भी पूरी तरह से चौंक गई थी। उसने अपने मिस्टर नक्श की तरफ देखा। उन्होंने तो इस बारे में उससे एक शब्द भी नहीं बताया था। दरअसल जब नक्श ने कहा था कि वह जिम्मेदारी लेगा, तो यह मासूम कली काफी सोच में पड़ गई थी कि उसके मिस्टर नक्श आखिर क्या करने वाले हैं। और अब वो सीधे रौनक मैनर में घर गिफ्ट करने की बात कर रहे थे। महक को मिस्टर नक्श के बैंक बैलेंस का अंदाजा था। अगर उन्होंने कहा है तो ये सच ही होगा। तुम कह रहे हो कि तुमने महक के लिए रौनक मैनर में घर खरीदा है? थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद कविता ने कंफर्म करना चाहा। हम। नक्श ने बस सिर हिला दिया। तुम सिर्फ हवा में तीर तो नहीं मार रहे। क्या घर सच में खरीदा जा चुका है? कविता ने और डिटेल जाननी चाहिए। घर खरीदा जा चुका है, और वो 1260 स्क्वायर मीटर वाला मॉडल है। नक्श ने सिस्टम से मिले उस आलीशान घर की डिटेल बता दी और मन ही मन सिस्टम को इस कमाल के इनाम के लिए थम्स अप भी दे दिया। भौकाल टाइट करने के लिए ये सच में एक परफेक्ट चीज थी। रौनक मैनर, और वो भी 1260 स्क्वायर मीटर। कविता के तो जैसे होश ही उड़ गए। वह काफी देर तक नक्श को घूरती रही, फिर उसने संभलते हुए कहा, क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या ऐसी चीजों में कोई झूठ बोलता है? नक्श ने कंधे उचकाए और महक के कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, मैं वैसे भी महक को प्रॉपर्टी के पेपर्स ट्रांसफर करवाने ले जाने वाला था। क्या आप हमारे साथ चलना चाहेंगी कविता जी? अभी? हाँ। नक्श ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। कविता तुरंत अपनी जगह से खड़ी हो गई। अगर उसकी बेटी को सच में ऐसा आदमी मिल गया था जो उसे रौनक मैनर का घर दे सकता था, तो उम्र का फासला कोई बड़ी बात नहीं थी। वह इसे आराम से एक्सेप्ट कर सकती थी। ऊपर से यह आदमी देखने में भी काफी हैंडसम था और उसके दामाद बनने के सारे क्राइटेरिया को पार कर रहा था। नक्श ने अपना फोन निकाला और प्रेसिडेंशियल स्वीट के बटलर को कॉल किया। मैनेजर रमेश, मेरे लिए कार रेडी करवाए। मुझे बाहर जाना है। प्रेसिडेंशियल स्वीट के साथ एक्सक्लूसिव कार सर्विस मिलती थी, जहां मेहमानों को कहीं जाने के लिए बस बटलर को कॉल करना होता था। जब तीनों होटल की लॉबी में पहुंचे तो मैनेजर रमेश पहले से ही दरवाजे पर उनका इंतजार कर रहा था। मिस्टर नक्श, कार तैयार है, मैनेजर रमेश ने बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा और होटल के गेट पर खड़ी रोल्स रॉयस की तरफ इशारा किया। शुक्रिया। नक्श ने बस हल्का सा सिर हिलाया। इस बीच ड्राइवर ने बहुत ही सलीके से उनके लिए कार का दरवाजा खोल दिया था और अंदर बैठने का इशारा करते हुए कार की छत पर हाथ रखा हुआ था ताकि किसी का सिर न टकराए। ये पूरा नज़ारा देखकर कविता और उसकी बेटी महक दोनों पूरी तरह से अवाक रह गईं। ये वो लग्जरी लाइफस्टाइल था जिसके सपने वे हमेशा से देखती आई थीं और जिसका हिस्सा बनना चाहती थीं। कविता का सपना था कि उसकी बेटी ऐसे ही किसी करोड़पति खानदान में शादी करे ताकि वह भी इस अमीरी के मजे ले सके। और अब ऐसा लग रहा था मानो उसका वो सपना सच होने जा रहा था। नक्श ने माँ बेटी को पीछे वाली सीट पर बैठने दिया और खुद आगे ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गया।
कविता पहली बार किसी रोल्स रॉयस में बैठी थी। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसे वो मशहूर स्टारलाइट छत नजर आई। लग्जरी और अमीरी का वो एहसास सीधे उसके दिमाग पर हावी हो गया। उसका पति सिस्टम का हिस्सा था और अपने अच्छे दिनों में उसने काफी पैसा कमाया था, लेकिन उसने कभी इतना दिखावा नहीं किया था। रोल्स रॉयस में सफर करने की बात तो बहुत दूर थी। बाद में जब उसका पति फंसा और जेल चला गया, तो कविता, जो एक मिस्ट्रेस थी, अचानक बेसहारा हो गई। गनीमत थी कि अच्छे दिनों में उसने कुछ पैसे बचा लिए थे और अपनी खुद की कमाई के दम पर उसने किसी तरह महक को पाला पोसा था। होटल आने से पहले कविता को लगा था कि उसकी बेटी किसी फ्रॉड के जाल में फंस गई है, लेकिन अब नजारा उसकी सोच से बिल्कुल अलग था। महक, ये करते क्या है? कविता ने अपनी बेटी के कान में फुसफुसाते हुए पूछा। सीईओ हैं, महक ने बहुत धीरे से जवाब दिया। अभी माहौल ऐसा नहीं था कि वह खुलकर सब कुछ बता सके, लेकिन ये दो शब्द ही सब कुछ बयां करने के लिए काफी थे। कविता ने समझदारी से सिर हिलाया, आगे कुछ नहीं पूछा और अपना पूरा ध्यान रोल्स रॉयस के मजे लेने में लगा दिया। उसने अपने फोन से कुछ सेल्फी भी क्लिक की। कविता जैसी औरतों के लिए समाज में अपनी इज्जत और रुतबा दिखाना सबसे जरूरी होता है। एक रखेल होने के ताने सुनकर रिश्तेदारों और दोस्तों की नजरों में गिरकर वह हमेशा ये साबित करना चाहती थी कि वह बहुत अच्छी जिंदगी जी रही है। लेकिन हकीकत तो हकीकत होती है, आप ऐसे मामलों में लोगों को ज्यादा दिन तक बेवकूफ नहीं बना सकते। पति के जेल जाने के बाद उसकी और उसकी बेटी की जिंदगी बहुत खराब तो नहीं थी, लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं थी कि वो किसी के सामने शो ऑफ कर सकें। करीब आधे घंटे बाद रोल्स रॉयस रौनक मैनर के सेल्स ऑफिस के सामने आकर रुकी। ये ऑफिस के बंद होने का समय था, लेकिन दरवाजे पर एक रोल्स रॉयस को रुकते देख महिला रिसेप्शनिस्ट और सेल्स एजेंट्स तुरंत पूरे उत्साह के साथ उनका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। ड्राइवर ने बाहर आकर पीछे का दरवाजा खोला। कविता और उसकी बेटी महक रिसेप्शनिस्ट और सेल्स एजेंट्स की चमचमाती नजरों के बीच कार से बाहर निकली। इस अटेंशन ने कविता के ईगो और घमंड को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर दिया। मैडम, क्या आप घर देखने आई हैं या आपने पहले से कोई अपॉइंटमेंट ले रखी है? रिसेप्शनिस्ट ने बहुत ही सम्मान के साथ कविता को सिर झुकाकर ग्रीट किया। उस मैडम शब्द ने कविता को अंदर तक खुश कर दिया। मैडम कहलाने से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सच में कोई बहुत बड़ी और रईस खानदान की औरत हो। 1260 स्क्वायर मीटर वाली प्रॉपर्टी का पेमेंट हो चुका है, हम उसी के लिए आए हैं। ठीक उसी वक्त नक्श ने बात को आगे बढ़ाया। ओह, तो आप ही मिस्टर नक्श हैं ना? रिसेप्शनिस्ट की नजरें तुरंत नक्श पर टिक गईं। दोपहर के वक्त एक बहुत ही मिस्ट्री वाले अमीर आदमी ने 1260 स्क्वायर मीटर का वो लग्जरी विला खरीदा था जिसे एक मालिक ने बेचने के लिए सेल्स सेंटर को दिया था। पैसे पहले ही आ चुके थे, बस प्रॉपर्टी के पेपर्स ट्रांसफर होने बाकी थे। हाँ, मैं ही हूँ। नक्श ने शांति से हामी भरी। मिस्टर नक्श, मिसेज नक्श, कृपया इस तरफ आइए। वह महिला सेल्स एजेंट बड़ी ही गर्मजोशी और सम्मान के साथ उन्हें अंदर ले गई। लेकिन इस मिस्टर नक्श, मिसेज नक्श वाले संबोधन ने नक्श, कविता और महक तीनों को ही अजीब स्थिति में डाल दिया था। रिसेप्शनिस्ट को पक्का यकीन था कि नक्श और कविता पति पत्नी हैं, क्योंकि दोनों की उम्र लगभग एक जैसी लग रही थी और वे लुक्स और पर्सनैलिटी में भी काफी मैच कर रहे थे। नक्श को तुरंत सबके सामने उसे टोकना सही नहीं लगा, इसलिए उसने चुपचाप महक का हाथ पकड़ा और रिसेप्शनिस्ट के पीछे पीछे सेल्स सेंटर के अंदर चला गया। कविता जानबूझकर उनसे आधा कदम पीछे चलने लगी ताकि वह अपनी बेटी और नक्श की रिश्ते की बाउंड्री को साफ कर सके। रिसेप्शनिस्ट, जो दुनियादारी अच्छी तरह समझती थी, उसने नक्श को महक का हाथ थामे चलते हुए देखा तो उसे अपनी गलती का तुरंत एहसास हो गया। हालांकि वह स्थिति को संभालना अच्छे से जानती थी, इसलिए उसने बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, मिसेज नक्श तो काफी यंग है, मिस्टर नक्श, आप सच में बहुत लकी हैं। नक्श बस मुस्कुरा दिया और उसने कुछ नहीं कहा, जबकि वो मासूम कली महक खुशी खुशी अपना सिर अपने मिस्टर नक्श के कंधे पर टिकाकर चल रही थी। रिसेप्शनिस्ट उन तीनों को वीआईपी लाउंज में ले गई, जहां सेल्स ऑफिस की मैनेजर सलोनी ने खुद आकर उनका स्वागत किया। मिस्टर नक्श, ये प्रॉपर्टी सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, बस यहाँ साइन कर दीजिए और यह विला आपका हो जाएगा। सलोनी ने कॉन्ट्रैक्ट की 2 कॉपियां नक्श की तरफ बढ़ाते हुए कहा। नक्श ने वो कॉन्ट्रैक्ट अपने बगल में खड़ी महक को पकड़ा दिए। इस पर साइन कर दो और कल जाकर प्रॉपर्टी रजिस्ट्री ऑफिस से पेपर्स अपने नाम करवा लेना। ओह, महक, जो अभी भी किसी सदमे में लग रही थी, उसने कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथों में ले लिया। यहां आते वक्त उसने अपने फोन पर रौनक मैनर के प्रॉपर्टी प्राइसेस चेक किए थे। करीब 60,000 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर का रेट था और 1260 स्क्वायर मीटर के हिसाब से इसकी कीमत लगभग 70-80 करोड़ रुपये बन रही थी।
उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मिस्टर नक्श के साथ आने के बाद उसकी जिंदगी इतनी जल्दी बदल जाएगी। उसे लगा था कि आगे की जिंदगी आराम से कटेगी, लेकिन मिस्टर नक्श उसे उसी वक्त 80 करोड़ का विला गिफ्ट कर देंगे, ये तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। यह 80 करोड़ रुपये थे। इतनी रकम जो आम इंसान 7 जन्मों तक काम करके भी नहीं कमा सकता। जब वह मासूम कली अभी भी इस सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी, कविता ने आगे बढ़कर कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथ में लिया और उसे ध्यान से पढ़ने लगी। वह मुस्कुराते हुए बोली, कॉन्ट्रैक्ट बहुत जरूरी चीज होते हैं, हमें इन्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए। कोई जल्दी नहीं है मैडम, आप आराम से पढ़ लीजिए, सलोनी ने मुस्कुराते हुए कहा। दरअसल सलोनी को अभी भी इन तीनों के बीच का रिश्ता समझ नहीं आ रहा था। शुरू में उसे भी लगा था कि नक्श और कविता कपल हैं, लेकिन बाद में उसे समझ आया कि ऐसा नहीं है, बल्कि नक्श और वो खूबसूरत जवान लड़की एक साथ हैं। तो क्या ये खूबसूरत महिला उस जवान लड़की की बड़ी बहन थी, या फिर वो उस युवा अमीर आदमी से किसी और रिश्ते से जुड़ी थी? कविता काफी जवान दिख रही थी, इसलिए सलोनी ने दूर दूर तक उसे महक की मां समझने की गलती नहीं की थी। महक, जाकर साइन कर दे, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सही है। कॉन्ट्रैक्ट पूरा पढ़ने के बाद कविता ने एक्साइटमेंट में अपनी बेटी को सिर हिलाकर इशारा किया। उसे डर था कि कहीं इसमें कोई चालाकी न हो, आखिर दुनिया धोखेबाजों से भरी पड़ी है और हमेशा सतर्क रहना चाहिए। लेकिन जब उसने कॉन्ट्रैक्ट की एक एक लाइन पढ़ी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ये घर खरीदने का एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें साफ साफ लिखा था कि घर 1260 स्क्वायर मीटर का है और इसकी कुल कीमत 80 करोड़ रुपये है। 80 करोड़ रुपये का आलीशान विला। पूरे राजकोट शहर में ऐसे विला उंगलियों पर गिने जा सकते थे। ओह ठीक है। महक हमेशा अपनी माँ की बात सुनती थी। उसने पेन उठाया और कॉन्ट्रैक्ट पर अपने साइन कर दिए। मिस महक, क्या आपके पास अपना आईडी कार्ड है? साइन करने के बाद सलोनी ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ पूछा। हाँ है, हमें इसकी एक कॉपी चाहिए होगी। कल जब हम प्रॉपर्टी डीड प्रोसेस करेंगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी। मिस महक, आप बेफिक्र रहें, आपकी कोई भी पर्सनल डिटेल लीक नहीं होगी। आईडी कॉपी सिर्फ प्रॉपर्टी डीड के लिए है और उस पर साफ साफ स्टैंप लगा होगा। सलोनी ने पूरी प्रक्रिया समझाते हुए कहा। महक ने सिर हिलाया और बिना झिझक अपना आईडी कार्ड सलोनी को दे दिया। सलोनी, क्या हम आज ही घर देखने जा सकते हैं? कविता ने बेताबी से पूछा। बिल्कुल, आप सिर्फ देख ही नहीं सकती, अगर आप चाहें तो आज ही वहां शिफ्ट भी हो सकती हैं। सलोनी ने हंसते हुए जवाब दिया। जिस विला की वो बात कर रहे थे वह पूरी तरह से फिनिश्ड था और उसके मालिक ने उसे बेचने के लिए दिया था। अगर वह सिर्फ एक खाली ढांचा होता तो सेल्स ऑफिस उसे 70 करोड़ के आसपास बेचता। लेकिन पुराने मालिक ने अकेले इंटीरियर पर ही 20 करोड़ से ज्यादा खर्च किए थे, इसलिए 80 करोड़ रुपये की कीमत बिल्कुल सही थी। ये तो बहुत ही बढ़िया है। कविता उस 1260 स्क्वायर मीटर के आलीशान विला को अपनी आंखों से देखने के लिए मचल रही थी। हालांकि घर उसकी बेटी के लिए खरीदा गया था, लेकिन उसकी बेटी इतने बड़े घर में अकेले कैसे रह सकती थी? ऊपर से महक अब अपना ज्यादा समय कॉलेज के हॉस्टल में बिताती थी, तो एक माँ होने के नाते उसका इस घर में आकर रहना कोई बड़ी बात नहीं थी, है ना? सारी जरूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद सलोनी और प्रॉपर्टी का बटलर उन तीनों को उस विला तक ले गए, जो अब उस मासूम कली महक के नाम हो चुका था। रौनक मैनर के अंदर 1260 स्क्वायर मीटर के सिर्फ 10 अकेले बने हुए विला थे और ये 10 विला इस पूरी सोसाइटी के सबसे प्राइम और सेंट्रल एरिया में स्थित थे। सिस्टम ने जो घर इनाम में दिया था वह विला नंबर 6 था। बाकी के 500-600 स्क्वायर मीटर वाले विला से अलग इस 1260 स्क्वायर मीटर के विला की अपनी खुद की एक बड़ी सी बाउंड्री वॉल थी, जिसमें फ्रंट और बैकयार्ड मिलाकर कुल एरिया करीब 500 स्क्वायर मीटर का था। फ्रंट यार्ड में एक ओपन एयर स्विमिंग पूल था, जबकि बैकयार्ड में स्पोर्ट्स कोर्ट और बच्चों के खेलने के लिए स्लाइड लगी हुई थी। जैसे ही कविता ने यार्ड में कदम रखा वह अपनी एक्साइटमेंट छुपा ही नहीं पाई। उसने ऐसे आलीशान घर सिर्फ इंस्टाग्राम की रील्स में देखे थे। हर बार रील देखते हुए उसे उस घर में रहने वाली औरत से जलन होती थी और वह सोचती थी कि खुद ऐसे घर में रहना कैसा लगता होगा। और आज उसके वो सारे सपने सच होने जा रहे थे। महक ने जब चारों तरफ देखा तो उसकी आंखें शौक से फटी रह गईं। उसे लग रहा था मानो वह कोई सपना देख रही है। क्या यह विला सच में मेरा है? मिस्टर नक्श ने मुझे सच में 80 करोड़ रुपये का विला गिफ्ट कर दिया। महक ने तुरंत कसकर नक्श का हाथ पकड़ लिया। उसे अभी भी यह सब किसी मायाजाल जैसा लग रहा था। वह सिर्फ 19 साल की थी और कॉलेज के सेकंड ईयर में पढ़ती थी। हालांकि यह मासूम कली काफी एम्बिशन वाली थी और उसने खुद नक्श से कांटेक्ट किया था क्योंकि वह एक बहुत अमीर आदमी था।
लेकिन महक ने बस अच्छी जिंदगी की उम्मीद की थी, उसने कभी इतना सब कुछ नहीं सोचा था। आज जब वह नक्श के साथ होटल गई, तब भी उसके दिमाग में यह नहीं था कि मिस्टर नक्श उसे सीधे 80 करोड़ का घर दे देंगे। ये सब किसी फैंटेसी जैसा था, उसके सारे सपने एक पल में सच हो गए थे। और उसे जो मिला था वह उसके सपनों से भी कहीं ज्यादा था। अपने सबसे बड़े सपनों में भी इस मासूम कली ने कभी 80 करोड़ का घर अपना होने के बारे में नहीं सोचा था। मिस्टर नक्श, क्या ये घर सच में मेरा है? महक ने अपनी बड़ी बड़ी दबदबाई हुई आंखों से अपने मिस्टर नक्श की तरफ देखा। वो मासूम कली इतनी खुश थी कि बस रोने ही वाली थी। तुमने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए हैं, कल प्रॉपर्टी के पेपर्स तुम्हारे नाम हो जाएंगे। ये घर पूरी तरह से तुम्हारा ही है। नक्श ने प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरा। वो मिस्टर नक्श, आप मेरे लिए कितने अच्छे हैं। मुझे सच में नहीं पता कि मैं आपका यह एहसान कैसे चुकाऊंगी। खुशी के आंसू महक के गालों पर बहने लगे और उसने खुद को नक्श की बाहों में सौंप दिया। उसे जिंदगी में कभी किसी ने इतने लाड़ प्यार से नहीं रखा था। इसलिए जब नक्श जैसे डोमिनेटिंग लेकिन केयरिंग इंसान ने उसे इतना प्यार और अटेंशन दिया, तो वो सच में अंदर तक पिघल गई। एहसान चुकाना बहुत आसान है, बस नए नए ज्ञान सीखने में थोड़ा ज्यादा वक्त बिताना। नक्श ने उसके पतले और छरहरे फिगर पर हाथ फेरते हुए एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। कैसा ज्ञान? उस मासूम कली को नक्श की बातों का डबल मीनिंग समझ नहीं आया। उसने अपने आंसुओं से भीगी खूबसूरत आंखों से नक्श की तरफ देखा। उसकी नजरों में बस मासूमियत और जिज्ञासा थी। आह, इसके बारे में हम रात में आराम से बात करेंगे। नक्श ने थोड़ी दूरी पर खड़ी कविता की तरफ देखा। उसे लगा कि महक की मां के सामने इन टॉपिक्स पर बात करना सही नहीं होगा। नक्श को यह नहीं पता था कि उसकी यह सास, जो उससे सिर्फ 4 साल बड़ी थी, वो पहले ही यह सोचने में लगी हुई थी कि क्या उसे अपनी बेटी को कुछ स्पेशल स्किल्स सिखानी चाहिए या नहीं। आखिरकार महक को अभी इन सब का कोई एक्सपीरियंस नहीं था और इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वह इतने अमीर और पावरफुल आदमी को हमेशा के लिए अपने साथ टिका पाएगी। अभी शुरुआत में तो सब कुछ नया और थ्रिलिंग लगता है, लेकिन लंबे समय तक टिके रहने के लिए तकनीक आना बहुत जरूरी है। खैर, अगर महक फेल हो गई तो मैं एक मां होने के नाते खुद मैदान में उतर सकती हूं। हम दोनों लगभग एक ही उम्र के तो हैं। लेकिन यह प्लान सिर्फ एक आखिरी ब्रह्मास्त्र के तौर पर ही रखा जाना चाहिए। पुरुषों को लेकर कविता की जो समझ थी, उसके हिसाब से शायद ही कोई ऐसा मर्द होगा जो इस ऑफर को ठुकरा सके। मर्द हमेशा नई थ्रिल के भूखे होते हैं। चीजें जितनी रोमांचक होंगी, उन्हें उतना ही मजा आएगा। विला के अंदर पूरे घर का चक्कर लगाने के बाद भी कविता की एक्साइटमेंट कम होने का नाम नहीं ले रही थी। यह विला उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा लग्जरी और आलीशान था। सिर्फ इसका लिविंग रूम ही उस पूरे घर से बड़ा था जिसमें वह अभी रह रही थी, और इसका यूरोपियन स्टाइल का इंटीरियर उसकी पसंद पर बिल्कुल खरा उतर रहा था। ये सोचकर ही कि वह बहुत जल्द इस घर में रहने वाली है, उसके चेहरे की खुशी छुप नहीं रही थी। उसी वक्त नक्श महक को लेकर गैराज की तरफ जा रहा था। सिस्टम ने सिर्फ एक लग्जरी विला ही नहीं, बल्कि एक लग्जरी कार भी इनाम में दी थी। गैराज में एक रोल्स रॉयस कलिनन चुपचाप खड़ी थी। उसका रंग गहरा लाल था, जो बहुत ही रॉयल और पावरफुल लुक दे रहा था। एक औरत के हिसाब से यह एकदम परफेक्ट थी। हालांकि ये कार कविता जैसी मैच्योर औरत पर ज्यादा सूट करती। अगर बात महक जैसी मासूम कली की हो, तो शायद वह इस कार के शाही रुतबे को पूरी तरह से कैरी न कर पाती। अरे, एक रोल्स रॉयस! क्या ये कार भी महक के लिए गिफ्ट है? उस रॉयल रेड रोल्स रॉयस कलिनन को देखते ही कविता की आंखें चमक उठीं। वह अभी अभी एक रोल्स रॉयस फैंटम में सफर करके आई थी, लेकिन फैंटम और कलिनन दोनों का रुतबा बिल्कुल अलग था। खासकर यह सोचकर कि गैराज में खड़ी यह कलिनन पक्का उसकी बेटी के लिए गिफ्ट होगी, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। एक ही दिन में लग्जरी घर और लग्जरी कार मिलने की फीलिंग कैसी होती है। खैर, जो भी हो, अभी कविता इतनी एक्साइटेड थी कि उसे लग रहा था जैसे वह खुशी से बेहोश हो जाएगी। महक, तुम इसे अपने रोजमर्रा के कामों के लिए इस्तेमाल कर सकती हो, और अगर तुम्हें ये पसंद ना आए तो तुम इसे बदल भी सकती हो, चाहे तुम्हें स्पोर्ट्स कार पसंद हो या सेडान, जो तुम्हारा मन करे। नक्श ने मुस्कुराते हुए महक के कंधे को थपथपाया और कविता के सवाल का जवाब भी दे दिया। ये सच में महक के लिए गिफ्ट थी। कविता कार के पास गई और कलिनन के चारों तरफ 2-3 चक्कर लगाए। वह खुद को रोक नहीं पाए और उसने तुरंत अपना फोन निकालकर कार की कुछ शानदार फोटोज क्लिक कर ली। सिस्टम ने जो कलिनन इनाम में दी थी, वह फुली लोडेड टॉप मॉडल थी। इसकी असली कीमत और कस्टमाइजेशन को मिला लिया जाए तो ये गाड़ी आराम से 10 करोड़ रुपए से ऊपर की थी, जो जाहिर तौर पर बेहद महंगी और एक्सक्लूसिव थी।
खुद नक्श का भी मन कर रहा था कि वह इसे एक बार चलाकर देखे, आखिर उसने आज तक क्लिनन नहीं चलाई थी। लगता है सिस्टम भी भेदभाव करता है। राधिका को उसने लंबोर्गिनी दी थी और इस मासूम कली महक को सीधे क्लिनन थमा दी। खैर, मेरे पास अपना प्राइवेट जेट है। राजकोट के एयरपोर्ट पर खड़े अपने गल्फस्ट्रीम G650 का ख्याल आते ही नक्श के दिल को थोड़ी तसल्ली मिल गई। तीनों वापस घर के अंदर आ गए और लिविंग रूम के आलीशान सोफे पर बैठ गए। कविता नक्श और अपनी बेटी के ठीक सामने बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह नक्श को किस नाम से बुलाए। वह उससे उम्र में सिर्फ कुछ ही साल छोटा था, लेकिन साथ ही वह उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड भी था। कविता जी, हमें इतने फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। नक्श शायद कविता की उलझन समझ गया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें नक्श कहकर बुला लूंगी। आखिर मैं भी तुमसे कुछ साल बड़ी ही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में और भी कुछ जानना चाहती हूँ। तुम्हारी उम्र को देखते हुए तुम्हारी शादी तो हो चुकी होगी, है ना? कविता ने पहले ही खुद को इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार कर लिया था कि शायद नक्श शादीशुदा हो, लेकिन महक की मां होने के नाते और उम्र में बड़ी होने के नाते उसे अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभानी थी। अगर नक्श कहता कि उसकी एक पत्नी है, तो कविता को जानबूझकर उस पर थोड़ा गुस्सा दिखाना पड़ता और सख्त लहजे में बात करनी पड़ती। मेरी शादी हुई थी, लेकिन अब मेरा तलाक हो चुका है और मैं अपनी एक बेटी के साथ रहता हूं। नक्श ने पूरी सच्चाई बता दी। यह जवाब सुनते ही कविता ने राहत की एक लंबी सांस ली। हालांकि अगर वह शादीशुदा भी होता तो बातचीत खत्म नहीं होती, लेकिन किसी तरह के फैमिली झमेले का न होना सबसे बेस्ट सिचुएशन थी। ऊपर से परिवार की कोई जिम्मेदारी न होने के कारण उसकी बेटी के पास इस रिश्ते में अपनी जगह मजबूत करने का पूरा चांस था। 80 करोड़ का विला और लगभग 10 करोड़ की क्लिनन। जो आदमी इतनी आसानी से इतने महंगे गिफ्ट दे सकता है, उसकी नेटवर्थ पक्का हजारों करोड़ों में होगी। अगर उसकी बेटी इतने बड़े अरबपति आदमी से शादी कर लेती है, तो अपनी बेटी के सहारे उसकी खुद की जिंदगी भी महारानियों जैसी हो जाएगी। कविता जी, आप बेफिक्र रहिए। महक को मेरे साथ कोई दुख नहीं उठाना पड़ेगा। हालांकि मेरा दोबारा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। नक्श ने अपनी बात बिल्कुल साफ कर दी। कविता एक पल के लिए चौंक गई, फिर उसने सिर हिलाया। महक अभी वैसे भी बहुत छोटी है, शादी के बारे में सोचना अभी प्रैक्टिकल नहीं है। नक्श ने आगे कहा, ये घर और कार दोनों महक के लिए गिफ्ट है और इसके साथ ही उसे हर महीने 10 लाख रुपये पॉकेट मनी भी मिलेगी। मैं अभी महक को 50 लाख रुपये का बोनस भी ट्रांसफर कर रहा हूं और ये 50 लाख एक्स्ट्रा है। और हाँ, अगर कोई और बड़ा खर्चा आता है तो तुम लोग मुझसे बेझिझक बात कर सकते हो। इतना कहने के बाद नक्श ने अपना फोन निकाला और तुरंत महक के अकाउंट में 50 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। सिस्टम ने उसे 200 करोड़ रुपये का स्पेशल कंजम्पशन फंड दिया था और नक्श का इस मासूम कली को हर महीने 10 लाख रुपये पॉकेट मनी देना बस पैसे के लगातार फ्लो को बनाए रखने का एक तरीका था। एक साथ बहुत ज्यादा पैसे दे देना इस छोटी सी लड़की के दिमाग को खराब कर सकता था, लेकिन फिर भी माँ बेटी दोनों पूरी तरह से सन्न रह गए थे। महीने के 10 लाख यानी साल के 1 करोड़ 20 लाख रुपये। महक को लगा कि अब वह सच में अपनी पूरी जिंदगी आराम से लेटकर गुजार सकती है। अब उसे किसी गर्ल ग्रुप में शामिल होने के लिए धक्के खाने की क्या जरूरत थी, जब वो अकेले महीने के 10 लाख रुपये खर्च ही नहीं कर पाएगी। कविता ने अपना थूक निगला। उसने हमेशा सपने देखे थे कि उसकी बेटी किसी अमीर आदमी से शादी करेगी, लेकिन नक्श ने जो ऑफर दिया था वह उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। 80 करोड़ के घर में रहना, 10 करोड़ की कार चलाना और हर महीने 10 लाख रुपये की पॉकेट मनी मिलना। क्या ऐसी जिंदगी सच में हकीकत में होती है? ये सब सोचना भी दिमाग सुन्न कर देने वाला था। कविता को अपनी ही बेटी से थोड़ी जलन होने लगी थी। उसने अपने ठीक सामने बैठे नक्श को बहुत ही अजीब नजरों से देखा। आखिर वे दोनों उम्र में लगभग एक जैसे ही थे। वो सच में पूछना चाहती थी कि अगर इस डील में मुझे भी शामिल कर लिया जाए तो क्या डील और भी शानदार हो जाएगी। नक्श की नज़र अपनी इस काफी मैच्योर लेकिन जवान दिखने वाली सास पर पड़ी। उसने आज ब्लैक कलर की डीप नेक ड्रेस पहन रखी थी और उसके नेकलाइन का नज़ारा सच में बहुत अट्रैक्टिव था। लेकिन मैं ऐसा इंसान बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे खुद पर कंट्रोल रखना होगा। 404 सिस्टम का बैन का डर बहुत भयानक होता है। कविता जी, अगर आपके पास वक्त हो तो क्यों ना आप जाकर थोड़ी शॉपिंग कर लें और देखें कि घर में किन चीज़ों की कमी है। मैं महक को लेकर वापस होटल जा रहा हूँ। सिस्टम से मिला सारा भौकाल टाइट करने का कोटा खत्म करने के बाद नक्श वापस होटल जाकर इस मासूम कली को अपनी बाहों में लेकर सोना चाहता था।
हालांकि उसके दिमाग में यह बात भी चल रही थी कि उसे आगे चलकर कविता जी से जितना हो सके उतना कम ही मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी मौजूदगी उसके नैतिक उसूलों को आसानी से डगमगा सकती थी। जब भी यह माँ बेटी की जोड़ी उसके सामने आती, नक्श का दिमाग अपने आप किसी विदेशी फिल्म के सीन्स की तरफ दौड़ने लगता था। कहते हैं न कि कला असल जिंदगी से ही निकलती है, और शायद ये बात बिल्कुल सच है। मैंने सुना है कि उस गंदी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसी कई कहानियां हैं, जैसे पुराने जमाने की वो खूबसूरत हीरोइन और उसका गॉडफादर। खैर, मेरे सोचने का तरीका अचानक से बदल गया है। क्यों न महक मुझे अपना गॉडफादर मान ले, इससे पारिवारिक रिश्तों का झमेला भी सुलझ जाएगा। नक्श, तुम्हारा मतलब है कि मैं भी इस घर में रह सकती हूँ, है ना? कविता ने अनजाने में अपने हाथ आपस में रगड़े। हालांकि यह कोई जरूरी नहीं था कि वह नक्श से पूछे, लेकिन फिर भी पूछ लेना बेहतर था क्योंकि घर उसी ने खरीदा था। बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। घर इतना बड़ा है, महक अकेले रहने में डर सकती है। और मैं तो बस कभी कभार ही आऊंगा। ऊपर से अब जब ये घर महक का है तो तुम उसकी माँ हो, तुम्हारा यहाँ रहना बिल्कुल जायज है। नक्श ने अपना स्टैंड क्लियर किया और आगे बोला, वैसे कार की चाबियां और गाड़ी के सारे पेपर्स हॉल के बगल वाली दराज में रखे हैं। इतना कहकर नक्श ने महक का हाथ पकड़ा और दोनों विला से बाहर निकल गए। ऐसा करने के पीछे नक्श का वो शातिर दिमाग काम कर रहा था। घर और गाड़ी सब कुछ इस मासूम कली महक का था, लेकिन उसने इस आलीशान विला और लग्जरी कार के मजे लेने का पहला मौका कविता जी को दिया। औरतें, आपको पता ही है, उनके अंदर हमेशा जलन की भावना होती है। भले ही वह महक की मां क्यों न हो, वह जलन और ईर्ष्या महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकती थी। अगर कविता के अंदर थोड़ी सी भी जलन पैदा हो गई तो नक्श का काम बन जाएगा। इस शातिर आदमी ने पहले से ही अपने दिमाग में उन जापानी फिल्मों वाले सीन्स को हकीकत में बदलने की बिसात बिछानी शुरू कर दी थी। उसने कहा था कि उसे ये सब नहीं चाहिए, लेकिन उसके इरादे कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। नक्श के अपनी बेटी को लेकर जाने के बाद कविता अपने दिल की धड़कनों को काबू में नहीं रख पाए और खुशी के मारे वहीं उछलने लगी। इतनी जोर से उछलने की वजह से उसके सीने का उभार उस डीप नेकलाइन से लगभग बाहर ही आ गया था। वो नज़ारा सच में देखने लायक था, लेकिन अफसोस कि नक्श उसे देखने के लिए वहां मौजूद नहीं था। थोड़ा शांत होने के बाद कविता ने सबसे पहले कलिनन की चाबियां और कार का मैनुअल ढूंढा। फिर उसने इंटरनेट पर कुछ वीडियोस देखे ताकि वह समझ सके कि इस कार को ऑपरेट कैसे करते हैं। वह कार में बैठी, उसे गैराज से बाहर निकाला और फिर गाड़ी के अंदर बैठकर एक छोटा सा वीडियो शूट किया, जिसे उसने अपने किटी पार्टी ग्रुप में भेज दिया। इसे किटी पार्टी ग्रुप कहना बस एक फैंसी नाम था, असल में यह उसकी सहेलियों का ग्रुप था। इस ग्रुप में कुल 6 लोग थे, और जो 3 औरतें आज कविता के साथ कार्ड खेल रही थीं, वे सब भी इसमें शामिल थीं। जैसे ही उसने वीडियो भेजा, वो शांत पड़ा ग्रुप अचानक से एक्टिव हो गया। अरे बाप रे, रोल्स रॉयस! कविता, ये क्या चल रहा है? कविता, मुझे भी घुमाने ले चल, मैं आज तक रोल्स रॉयस में नहीं बैठी। कई लोगों ने कमेंट्स किए। श्वेता, जिसने कविता को प्राइवेट मैसेज भेजा, इतनी जल्दी में भागकर गई थी, लगता है कोई खजाना हाथ लग गया। श्वेता और कविता दोनों राजकोट के कल्चरल वर्क ट्रूप में सिंगर थीं। लेकिन आजकल इन कल्चरल ट्रूप्स के हालात बहुत खराब थे। उनके पास नॉर्मल दिनों में ज्यादा शोज नहीं होते थे, हालांकि वे हर महीने कुछ प्राइवेट शोज कर लेती थीं। कुछ शोज में गाने से उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। जब उनके पास काम नहीं होता था तो वे कार्ड्स खेलकर या शॉपिंग करके अपना टाइम पास करती थीं। श्वेता और कविता दोनों एक ही जैसी थीं, इसलिए उनकी खूब बनती थी। लेकिन उनकी दोस्ती बहुत ही कच्ची थी, बिल्कुल मतलबी दोस्तों जैसी। जब तक दोनों के फायदे नहीं टकराते थे तब तक सब ठीक था, लेकिन जरा सी बात पर उनकी दोस्ती टूट सकती थी। श्वेता, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें पिक कर लेती हूँ, चलो साथ में शॉपिंग चलते हैं। कविता ने तुरंत श्वेता के मैसेज का रिप्लाई किया। मैं मालती के साथ डिनर कर रही हूँ। अगर तुम सच में मुझे अपनी रोल्स रॉयस में पिक करने आओगी तो मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पर पक्का चलूंगी। श्वेता ने वापस मैसेज किया, लोकेशन भेज। कविता ने सिर्फ 2 शब्दों में रिप्लाई किया। वो अब पूरे कॉन्फिडेंस में थी और अपनी इस नई अमीरी को पूरी दुनिया के सामने दिखाने के लिए बेताब थी। बिना दिखावे की अमीरी तो ऐसी है जैसे अंधेरे में चमकते कपड़े पहनकर चलना। कविता, जिसने अपनी आधी जिंदगी लोगों के ताने सुनने में गुजार दी थी, वो अब चाहती थी कि पूरी दुनिया देखे कि उसने क्या मुकाम हासिल किया है। उसने अपनी किस्मत बदल दी थी और अब वह एक लग्जरी घर में लग्जरी कार के साथ जी रही थी। एक बारबेक्यू शॉप के अंदर
अपना फोन नीचे रखते हुए श्वेता ताना मारने से खुद को रोक नहीं पाई। पता नहीं किस आदमी की रोल्स रॉयस में बैठकर वीडियो बना रही है और हमें दिखावा कर रही है। कितनी बेवकूफ है। मालती ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, उसकी फितरत ही ऐसी है, कोई आज से थोड़ी न जानते हैं उसे। वो हमारे पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा शो ऑफ करने वाली औरत है। जो भी थोड़ी बहुत चीज उसके पास होती है उसका दिखावा करना तो उसकी आदत है। उसने मुझसे मेरी लोकेशन मांगी है, पक्का मुफ्त का खाना खाने आ रही होगी। खाने के बाद ग्रुप में और लोगों को बुला लेंगे और 8 राउंड कार्ड्स खेलेंगे। श्वेता फिर से कार्ड्स खेलने का प्लान बना रही थी। मालती ने चिढ़ते हुए कहा, कविता भी कमाल की चीज है, रोल्स रॉयस चलाकर आ रही है और फिर भी मुफ्त का खाना खाने आएगी। वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अगर वो सच में रोल्स रॉयस यहाँ ले आई तो मैं उस कार के बोनट पर लगा वो चांदी का पुतला चबाकर खा जाऊंगी। ये सुनकर श्वेता हंसते हुए सिर हिलाने लगी, मजाक बंद कर। मैंने सुना है कि उस छोटे से पुतले की कीमत ही 2 लाख रुपये से ज्यादा होती है, तेरी औकात नहीं है उसे खाने की। कविता, जो देखने में अट्रैक्टिव थी और जिसका कोई पति नहीं था, उसकी स्थिति कुछ ऐसी ही थी। वह जहां भी जाती लोगों की गॉसिप और अटेंशन का सेंटर बन जाती। अगर तुम अच्छा कर रही हो तो इसका मतलब है कि तुम मर्दों को फंसा रही हो। अगर तुम कुछ नहीं कर रही हो तो तुम नकारा हो और लोग तुम्हें नीची नजर से देखते हैं। एक अकेली औरत के लिए खुद के दम पर बच्चे को पालना सच में बहुत मुश्किल होता है। श्वेता और मालती खाना खाते हुए कविता के रोल्स रॉयस में फोटो खींचकर शो ऑफ करने का मजाक उड़ा रही थी। करीब 15 मिनट बाद श्वेता का फोन बजा। वो आ गई होगी। श्वेता ने अपने सामने बैठी मालती की तरफ मुंह से इशारा किया और फोन उठाया। श्वेता, मैं आ गई हूं, बाहर आ। फोन के स्पीकर से कविता की आवाज आए। कविता, तू अंदर क्यों नहीं आ जाती, पहले हमारे साथ डिनर कर ले। नहीं, यहाँ पार्किंग की जगह नहीं है। शॉप के बाहर बस थोड़ी देर के लिए ही कार रोक सकते हैं। कविता ने जवाब दिया। तू सच में कार चलाकर आई है? श्वेता ने हैरानी से पूछा। श्वेता, तूने ही तो कहा था कि अगर मैं तुझे रोल्स रॉयस में पिक करने आऊंगी तो तू मेरे साथ शॉपिंग पर चलेगी। क्या? ये सुनकर श्वेता पूरी तरह से सन्न रह गई। अगर कविता शॉप के बाहर आ चुकी थी तो इसका मतलब वह कोई मजाक नहीं कर रही थी, वरना क्या ये खुद की बेइज्जती करवाने वाली बात नहीं होती। रुक, मैं नीचे आ रही हूं। श्वेता ने खुद बाहर जाकर देखने का फैसला किया। इस कविता को क्या हो गया है? क्या सच में इसके हाथ कोई रोल्स रॉयस लग गई है? मालती के चेहरे पर भी शक साफ नजर आ रहा था। दोनों औरतें एक साथ शॉप से बाहर निकली और जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा उन्हें एक चमचमाती लाल रोल्स रॉयस दिखाई दी। कार के पास खड़े 2 राहगीर अपने फोन से उसकी फोटो खींच रहे थे। राजकोट जैसे बड़े शहर में रोल्स रॉयस दिखना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो हमेशा काले रंग की होती थी। एक लाल रंग की रोल्स रॉयस देखना सच में बहुत रेयर था। क्या सच में वहां एक रोल्स रॉयस खड़ी थी? श्वेता और मालती ने एक दूसरे की तरफ देखा, दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम थी। उसी वक्त रोल्स रॉयस की खिड़की का शीशा नीचे हुआ। कविता ने अपना सिर बाहर निकाला और दोनों औरतों को हाथ हिलाकर बुलाया, श्वेता, मालती, कार में बैठो। क्या? श्वेता की आंखें शौक से बाहर आने को हो गईं। अरे बाप रे, ये सच में रोल्स रॉयस चला रही है। मालती के मुंह से अचानक निकल पड़ा। दोनों को लग रहा था कि कविता ने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए कार का इस्तेमाल किया होगा। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह सच में उसे चलाकर आ जाएगी और कार बिल्कुल नई लग रही थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि ये अभी अभी शोरूम से निकली है। कविता, तू सच में रोल्स रॉयस ले आए? श्वेता कार के पास गई और बात करते हुए रोल्स रॉयस को ध्यान से देखने लगी। श्वेता, मैं भला तुझसे इस बारे में झूठ क्यों बोलूंगी? अंदर बैठ, मैं तुझे एक राउंड घुमाकर लाती हूँ। श्वेता और मालती के रिएक्शन देखकर कविता को बहुत मजा आ रहा था। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। कहने को तो वे सब सहेलियां थीं, लेकिन अंदर ही अंदर कोई नहीं चाहता था कि दूसरी सहेली उससे ज्यादा अच्छी जिंदगी जिए। पहले कविता उन दोनों के मुकाबले बहुत पिछड़ी हुई थी, लेकिन आज उसने पासा पूरी तरह से पलट दिया था। नहीं, सिर्फ आज नहीं, आज के बाद से ये दोनों औरतें कभी भी उसकी बराबरी नहीं कर पाएंगी। उसे अब सच में अपनी बेटी के स्टेटस का फायदा मिल गया था। कविता, मेरा इंतजार कर, मैं अंदर जाकर बिल चुका कर आती हूँ। रोल्स रॉयस में सफर करने का मौका न छोड़ते हुए मालती तुरंत दौड़कर शॉप के अंदर गई। इधर श्वेता ने आगे का दरवाजा खोला और पैसेंजर सीट पर बैठ गई। उसने पहले कार के लग्जरी इंटीरियर को ध्यान से देखा और फिर उत्सुकता से पूछा, ये कार किसकी है? मैंने सुना है एक रोल्स रॉयस की कीमत 10 करोड़ से ज्यादा होती है। मेरी।
कविता ने बहुत ही कैजुअल तरीके से जवाब दिया। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि जो उसकी बेटी का है वह उसका भी है, इसमें क्या गलत है। क्या तेरी? श्वेता की आंखें फटी की फटी रह गईं और पल भर के शौक के बाद उसने सिर हिलाते हुए कहा, कविता मजाक बंद कर, मैं सच में सीरियस हूं। श्वेता, मैं भी सीरियस हूं। ये कार सच में मेरी है, ये हमारी महक के नाम पर रजिस्टर्ड है। बात करते करते कविता ने गाड़ी के पेपर्स निकाले और पैसेंजर सीट पर बैठी श्वेता को पकड़ा दिए। पेपर्स खोलते ही उसने देखा कि मालिक के नाम की जगह सच में महक लिखा हुआ था। यह है। श्वेता पूरी तरह से अवाक रह गई। ये सच उसके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। आदमियों के बारे में कहा जाता है, वे अपने दोस्तों को गरीबी में देखकर दुखी होते हैं, लेकिन अगर दोस्त फॉर्च्यूनर या लैंड रोवर ले ले तो उनकी नींद उड़ जाती है। औरतों की मानसिकता भी बिल्कुल वैसी ही होती है। सहेलियां अच्छा कर सकती हैं, लेकिन उनसे ज्यादा अच्छा नहीं। कुछ लोग तो अपनी सहेलियों की बदकिस्मती पर अंदर ही अंदर खुश होते हैं। अब अपनी सहेली को रोल्स रॉयस चलाते देख श्वेता के अंदर एक भयानक उथल पुथल मची हुई थी। अगर तूने कोई BMW या ऑडी ली होती तो मैं सह भी लेती, लेकिन तू सीधे रोल्स रॉयस ले आई, अब हम लोग कैसे जिएंगे। तभी बिल चुकाकर मालती दौड़ती हुई शॉप से बाहर आए। उसने पीछे का दरवाजा खोला और एक्साइटमेंट में कार के अंदर बैठते हुए बोली, कविता तू तो सच में छा गई यार। अमीर होने के बाद हमें भूल मत जाना। अपनी इन गरीब सहेलियों को ऐसे ही मत छोड़ देना। कार में बैठते ही मालती जैसे भूल ही गई कि अभी कुछ देर पहले शॉप के अंदर वह कविता के बारे में क्या क्या बकवास कर रही थी और अब वह उसे पूरी तरह से मक्खन लगाने में जुट गई थी। उसका लॉजिक सीधा सा था, अगर कविता ने ये कार मांगी भी थी तो इसका मतलब है कि उसकी पहचान किसी ऐसे बड़े रईस से हो गई है जिसके पास करोड़ों की कार है। ऐसे में दो चार मीठी बातें बोलने में क्या हर्ज है। ये सब देखकर पैसेंजर सीट पर बैठी श्वेता अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सकी। इस औरत के रंग बदलने की स्पीड सच में बहुत तेज थी। अभी बारबेक्यू शॉप में यह नॉन स्टॉप बकवास कर रही थी, यहाँ तक कि इसने कहा था कि अगर कविता रोल्स रॉयस ले आई तो यह उसका ऑस्कर जैसा पुतला खा जाएगी, और अब यह उसकी चापलूसी कर रही थी। मालती, क्या तू भूल गई कि तूने अभी क्या कहा था? श्वेता उसे याद दिलाए बिना नहीं रह सकी। मैंने क्या कहा था? मैंने जो भी कहा था वो तो बस मजाक था। ही। कविता, ये रोल्स रॉयस किसकी है? मालती ने बड़ी ही चालाकी से बात बदल दी। इससे पहले कि कविता शर्मा कोई जवाब दे पाती, एक सिक्योरिटी गार्ड चेहरे पर मुस्कान लिए उनके पास आया। उसने नीचे हुए शीशे से बहुत ही अदब से कहा, मैडम आपकी कार की वजह से रास्ता थोड़ा ब्लॉक हो रहा है, क्या आप इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगी? कविता ने आज तक किसी सिक्योरिटी गार्ड को इतने प्यार और तमीज से बात करते नहीं देखा था। अगर यहाँ कोई और नॉर्मल कार खड़ी होती तो गार्ड का रवैया पक्का ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, मैं अभी हटा लेती हूँ। सब लोग कार में ही थे। कविता ने एक्सीलरेटर दबाया और कार आगे बढ़ा ली। लग्जरी कार चलाने का रुतबा ही अलग होता है ना? मैंने आज तक किसी सिक्योरिटी गार्ड को इतनी तमीज से बोलते नहीं देखा। थोड़ी दूर चलने के बाद मालती अपनी फीलिंग्स छुपा नहीं पाए। भाई, यह एक रोल्स रॉयस है। अगर वो तमीज से बात न करता तो हैरानी होती। जरा हमारे बगल वाली कारों को देखो, सब जानबूझकर हमसे दूरी बनाकर चल रही हैं। श्वेता ने बीच में टोकते हुए कहा। जब तक श्वेता ने नहीं कहा था तब तक कविता ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। पहले जब वह पुरानी सेडान चलाती थी तो उसे सड़क पर सिर्फ लोगों का गुस्सा और बदतमीजी देखने को मिलती थी। हर कोई उसे ओवरटेक करने की कोशिश करता था, लेकिन आज दूसरे ड्राइवर्स खुद उससे बचकर चल रहे थे और किसी ने उसे कट मारने या ओवरटेक करने की कोशिश तक नहीं की। कविता को यह एहसास ही नहीं था कि अनजाने में ही उसने नई लग्जरी कार वाली महिला ड्राइवर का सबसे पावरफुल बफ एक्टिवेट कर लिया था। कोई भी समझदार और अनुभवी ड्राइवर सड़क पर किसी भी नई कार वाली महिला ड्राइवर से दूर ही रहता है, और यहाँ तो बात करोड़ों की लग्जरी कार की थी। जाहिर है कोई भी खरोंच या डेंट से बचने के लिए उनसे दूर ही रहेगा। कौन फालतू का सिरदर्द मोल ले। कविता, तेरे पास अचानक से इतना पैसा कहाँ से आ गया? तूने कार्ड खेलते वक्त तो कुछ नहीं बताया था। श्वेता ने अपनी पुरानी बात को आगे बढ़ाते हुए उत्सुकता से पूछा। ये सब समझाना थोड़ा मुश्किल है। जब सही मौका मिलेगा तब आराम से बताऊंगी। कविता का पूरी सच्चाई बताने का कोई इरादा नहीं था। श्वेता और मालती बस ताश खेलने वाली मतलबी सहेलियां थीं। उनके सामने पूरी तरह ईमानदार होने की कोई जरूरत नहीं थी। बस अपना भौकाल बनाए रखना ही काफी था। सच कहें तो उसे खुद ये सब किसी जादू जैसा लग रहा था। जब उसने मैप पर अपनी बेटी की लोकेशन देखी थी तो वह गुस्से से फटने वाली थी।
लेकिन अब उसे यह पूरी सिचुएशन सच में बहुत लाजवाब लग रही थी। ये देखकर कि कविता कुछ बताने के मूड में नहीं है, श्वेता ने भी ज्यादा कुरेना सही नहीं समझा। हर किसी के अपने राज होते हैं और यह बिल्कुल नॉर्मल है, खासकर जब बात पैसों की हो। कविता, अब तो मुझे भी अपने साथ ही रख ले। मैं तो अब हमेशा तेरे ही साथ रहने वाली हूँ। पीछे बैठी मालती ने मक्खन लगाना जारी रखा। कोई बात नहीं, कविता ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हामी भरी। उसने कार को पास के एक मॉल की तरफ मोड़ा और बेड शीट्स, तकिए और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें खरीदने लगी। ये सब वो महंगे हाई एंड ब्रांड्स थे जिन्हें खरीदने से वह पहले हमेशा कतराती थी। कविता, तू तो सच में बहुत बड़ी अमीर बन गई है। एक बेडशीट का सेट 5,000 से ज्यादा का, ये तो सच में बहुत ज्यादा महंगा है। शॉपिंग कार्ट को धक्का दे रही मालती ने हैरानी से कहा। वहीं श्वेता को अंदर ही अंदर बहुत जलन हो रही थी। बिना प्राइस टैग देखे धड़ल्ले से शॉपिंग करने का मजा ही कुछ और होता है। कविता ने अभी जो चीजें खरीदी थी उन्हें खरीदने की हिम्मत श्वेता पहले कभी नहीं जुटा पाई थी। असल में कविता के पास ज्यादा सेविंग्स नहीं थी, वह शॉपिंग के लिए अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन उससे जरा भी टेंशन नहीं थी क्योंकि नक्श ने अभी अभी उसके सामने ही उसकी बेटी के अकाउंट में 50 लाख रुपये ट्रांसफर किए थे। अपने लिए घर का जरूरी सामान खरीदने के बाद अगर वह अपनी बेटी से इसके पैसे मांग ले तो इसमें कुछ गलत तो नहीं था, है ना? और उसने इतने महंगे बेडशीट्स क्यों चुने? आखिर वो 80 करोड़ की हवेली के लिए थे। सच कहें तो उसे अभी भी लग रहा था कि ये उस घर के हिसाब से थोड़े सस्ते हैं, लेकिन फिलहाल उसकी जेब इससे ज्यादा महंगे सामान खरीदने की इजाजत नहीं दे रही थी। कविता, क्या तू घर शिफ्ट कर रही है? तूने इतने सारे बेडिंग सेट्स खरीद लिए? मालती ने फिर से उत्सुकता से पूछा। हाँ, मैं शिफ्ट कर रही हूँ, कविता ने कन्फर्म किया। मैं तुम दोनों को अभी अपना नया घर दिखाने ले चलूंगी, कविता ने खुशी खुशी जवाब दिया। कविता, तू कौन सी सोसाइटी में शिफ्ट हो रही है? श्वेता ने थोड़ा टटोलते हुए पूछा, क्योंकि सोसाइटी के नाम से ही वहां के रहन सहन और इंसान की हैसियत का सीधा अंदाजा लग जाता है। रौनक मैनर, कविता ने बड़े ही कैजुअल तरीके से अपने बाल झटकते हुए कहा और पास की दुकानों को ऐसे देखने लगी जैसे कोई बड़ी बात न हो। बस शो ऑफ, स्टाइल और स्वैग ही सब कुछ है। क्या? रौनक मैनर, जैसा कविता ने सोचा था, श्वेता और मालती दोनों बुरी तरह चौंक गईं, उनके मुंह खुले के खुले रह गए। रौनक मैनर राजकोट का सबसे टॉप क्लास और पॉश विला कॉम्प्लेक्स था जिसे बच्चा बच्चा जानता था। वहां के सबसे छोटे घरों की कीमत भी 30 करोड़ से शुरू होती थी, इसलिए जो भी रौनक मैनर में रहता था वो पक्का कोई बहुत बड़ा रईस ही होता था। अपनी इन प्लास्टिक सहेलियों का रिएक्शन देखकर कविता को बहुत सुकून मिला। उसने मुस्कुराते हुए आगे कहा, घर बहुत शानदार है, बस थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है। वहां महक के साथ रहना बिल्कुल किसी भूल भुलैया में रहने जैसा है। कविता, मुझे भी रौनक मैनर का वो आलीशान घर देखना है। तू ही तो मेरी इकलौती जान पहचान वाली है जो वहां रहती है। होश में आते ही मालती ने तुरंत कविता का हाथ पकड़ लिया। इसमें पूछने वाली क्या बात है? मुझे घर का सामान सेट करने में तुम्हारी और श्वेता की मदद की जरूरत पड़ेगी। कविता ने शॉपिंग कार्ट में रखे सामान की तरफ इशारा किया। अरे इसमें मदद कैसी, हम अच्छी सहेलियां हैं, ये तो हमारा फर्ज है। मालती ने तुरंत अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लाते हुए कहा। शॉपिंग खत्म हुई। कविता ने अपने क्रेडिट कार्ड से लगभग 1 लाख रुपये स्वाइप कर दिए थे और उसे जरा भी पछतावा नहीं हो रहा था। आखिर जिसके पास 80 करोड़ का घर और 10 करोड़ की लग्जरी कार हो, उसके लिए 1 लाख रुपये क्या मायने रखते हैं। मॉल से निकलकर कविता उन दोनों को लेकर सीधा रौनक मैनर आ गई। 1260 स्क्वायर मीटर की उस विशाल और आलीशान हवेली के अंदर कदम रखते ही वे दोनों एक बार फिर से सदमे में आ गईं। उन्होंने आज तक बस कुछ 100 स्क्वायर मीटर वाले विला ही देखे थे, लेकिन 1000 स्क्वायर मीटर से बड़ी हवेली में वे पहली बार आई थीं। ऊपर से इसका इंटीरियर इतना शानदार और शाही था कि यह बिल्कुल किसी महल जैसा लग रहा था। वे सोच भी नहीं पा रही थी कि यहाँ रहने का एहसास कितना कमाल का होगा। कविता, यह विला कितने स्क्वायर मीटर का है? काफी देर तक शौक में रहने के बाद मालती ने आखिरकार पूछ ही लिया। 1260 स्क्वायर मीटर। कविता ने बहुत ही कैजुअल तरीके से सोफे की तरफ इशारा किया। श्वेता, मालती, बैठो। फर्स्ट फ्लोर पर एक कार्ड रूम भी है। जब भी तुम्हें टाइम मिले हम यहाँ ताश खेलने आ सकते हैं। और बेसमेंट में एक होम थिएटर और ऑडियो विजुअल रूम है। उसे हम गाने के लिए की टीवी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सिंगर्स के लिए यह बहुत काम की चीज है। कविता बड़ी शान से उन्हें विला के फीचर्स और कमरों के बारे में बताने लगी।
श्वेता और मालती के अंदर हैरानी और तारीफ के अलावा अगर कुछ बचा था तो वो थी बेइंतहा जलन। दोपहर तक जो औरत उनके जैसी एक आम इंसान थी, शाम होते होते वो 80 करोड़ की हवेली और 10 करोड़ की कार वाली एक सुपर रिच अरबपति बन गई थी। ये सब सच में किसी फिल्मी कहानी से भी ज्यादा अजीब था। कविता, अगर मुझसे पहले कोई गलती हो गई हो या मैंने कुछ बुरा कह दिया हो तो प्लीज उसे दिल पर मत लेना। आज से मैं सिर्फ तुम्हारे ही पीछे चलूंगी। कविता। मालती ने तुरंत अपनी वफादारी साबित कर दी, चाहे उसे कितनी भी जलन क्यों न हो रही हो, लेकिन ऐसी अरबपति औरत का पल्लू कसकर पकड़ना बहुत जरूरी था। श्वेता, जो हमेशा से इस छोटे से ग्रुप की लीडर हुआ करती थी, उसके लिए ये सब हजम करना थोड़ा मुश्किल था। मालती की तरह तलवे चाटना उसके बस की बात नहीं थी, लेकिन 40 के पार होने के नाते वह बहुत अच्छी तरह समझती थी कि कविता के पास जो संपत्तियां हैं उनका असली मतलब क्या है। आज के बाद से वे दोनों कभी एक ही क्लास की नहीं रह सकती थीं। चाहे उसे यह पैसा कैसे भी मिला हो, लेकिन सच यही था कि अब उसके पास 100 करोड़ से ज्यादा के फिक्स्ड असेट्स थे, जो उसे सीधे शहर के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में लाकर खड़ा कर देते थे। थोड़ी देर आराम करने के बाद कविता ने उन दोनों से 2 बेडरूम सेट करने में मदद मांगी, एक तीसरी मंजिल पर मास्टर बेडरूम और दूसरा दूसरी मंजिल पर। दोनों ही बेडरूम 100 स्क्वायर मीटर से ज्यादा बड़े और बहुत ही शानदार थे। सब कुछ सेट करने के बाद उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, पल भर के लिए झिझकी और फिर उसे नक्श को भेज दिया। साथ में ये भी लिख दिया कि तीसरी मंजिल उसके और उसकी बेटी महक के लिए है और वह खुद दूसरी मंजिल पर रहेगी। उसने यह वीडियो 2 बातें बताने के लिए भेजा था। पहला, वह नक्श को बता रही थी कि वह शिफ्ट हो चुकी है, और दूसरा, वे दोनों जब चाहे यहां आकर रह सकते हैं। इसके अलावा वह दबी जुबान में नक्श को ये हिंट भी दे रही थी कि अगर वह वापस आता है तो वह ठीक उनके नीचे वाली मंजिल पर रहेगी, जिसका मतलब था कि वे तीनों एक ही छत के नीचे रहने वाले हैं। अब इसके आगे कोई और खिचड़ी पकती है या नहीं, ये तो उन दोनों की आपसी समझ पर निर्भर करता था। वीडियो भेजने के कुछ ही पल बाद उसे नक्श का रिप्लाई आया, कविता जी, आपने बहुत मेहनत की है। कविता को लगा कि बात यही खत्म हो जाएगी, लेकिन तभी नक्श ने उससे उसके बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांग ली। उसने कहा कि चूंकि महक अभी बहुत छोटी है, इसलिए वह घर के खर्चे और पॉकेट मनी सीधे कविता के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा ताकि वह उसे सही से मैनेज कर सके। कविता पल भर के लिए झिझकी, फिर उसने अपनी बैंक डिटेल्स भेज दी। 1 मिनट बाद उसके फोन पर बैंक का मैसेज फ्लैश हुआ, नक्श की तरफ से 20 लाख रुपये का ट्रांसफर रिसीव हुआ है। क्या 20 लाख? हमारी बात तो घर खर्च के लिए 10 लाख महीने की हुई थी, फिर 20 लाख ट्रांसफर करने का क्या मतलब है? प्रेसिडेंशियल सूइट में वो मासूम कली, जो अभी अभी प्यार के तूफानों से गुजरी थी, अब गहरी नींद में सो रही थी। नक्श बेड के हेडबोर्ड के सहारे टिका था, उसका एक हाथ हमेशा की तरह किसी नर्म जगह पर था और दूसरे हाथ से वह अपना फोन चला रहा था। इस मासूम कली के लिए एक्सक्लूसिव स्पेंडिंग फंड पूरे 200 करोड़ का था। अगर उसे महीने के 10 लाख रुपये खर्च करने के लिए मिलते हैं तो साल के 1 करोड़ 20 लाख होते हैं। 1 करोड़ 20 लाख के हिसाब से 200 करोड़ खत्म करने में 166 साल लग जाएंगे। अगर साल के 2 करोड़ 40 लाख दिए जाएं तो लगभग 83 साल लगेंगे। इसलिए नक्श के 20 लाख ट्रांसफर करने के पीछे कोई और इरादा नहीं था, वह बस इतना चाहता था कि फंड का पैसा थोड़ा जल्दी खत्म हो। हाँ, यह एक्सप्लेनेशन सुनने में काफी लॉजिकल लगता है, लेकिन हकीकत में उसका 20 लाख ट्रांसफर करना सिर्फ एक टेस्ट था। वह कविता का रिएक्शन देखना चाहता था। अगर उसने बिना कुछ पूछे पैसे रख लिए तो इसका मतलब था कि उसकी तरफ से हरी झंडी है। अगर वो पूछती है कि 20 लाख क्यों ट्रांसफर किए, तो नक्श का सीधा सा जवाब होता, यह महक के 2 महीने का खर्च है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद कविता का रिप्लाई आया, मैं इन पैसों को महक के लिए संभाल कर रखूंगी और इस बात का ध्यान रखूंगी कि वह इन्हें फालतू की चीजों में न उड़ाए। वाह, समझदार लोगों के बीच इशारे ही काफी होते हैं। नक्श ने कोई रिप्लाई नहीं किया, बस मुस्कुराते हुए अपना फोन साइड में रख दिया। आज के बाद से माँ और बेटी दोनों को हर महीने 10-10 लाख रुपये मिलेंगे। जाहिर है ये पैसा अलग अलग ट्रांसफर किया जाएगा। कोई भी अपना फाइनेंशियल कंट्रोल किसी और के हाथ में देना पसंद नहीं करता, फिर चाहे वो माँ बेटी ही क्यों न हो। नक्श के ये 20 लाख सिर्फ एक टेस्ट था, अगले महीने से वह इसे वापस 10 लाख कर देगा। उसे अभी भी अपनी इस मासूम कली को सीधे पैसे ट्रांसफर करने थे। दूसरी तरफ कविता समझ गई थी कि यह आदमी आगे के लिए जाल बिछा रहा है, लेकिन महीने के 10 लाख रुपये का लालच बहुत बड़ा था। वह मना कर ही नहीं पाए।
खैर जो भी हो, पहले पैसे रख लो, जब वो इसके बदले में कुछ मांगेगा तब की तब देखी जाएगी। वैसे भी उसकी बेटी अभी बहुत छोटी और नासमझ है, अगर जरूरत पड़ने पर वह उसकी थोड़ी मदद कर दे तो इसमें इतना भी बुरा क्या है ना? इसे अपनी बची खुची जवानी और एनर्जी का सही इस्तेमाल करना ही समझो। जैसा कि पुरानी कहावत है, युद्ध वफादार भाइयों द्वारा लड़ा जाता है और बड़ी जंग पिता और पुत्र द्वारा। देखा जाए तो यही बात माँ और बेटी पर भी लागू होती है। जैसे कहते हैं न, माँ बेटी एक साथ मिलकर ड्रैगन का भी शिकार कर सकती हैं। चाहे उसकी चमड़ी कितनी भी सख्त क्यों न हो, वे उसे घुटनों पर ला ही देंगी और उसके मुंह से झाग निकाल देंगी। इतने बड़े हाई स्टेक गेम में एक माँ होने के नाते कविता अपनी बेटी को अकेले कैसे छोड़ सकती थी? जरूरत पड़ने पर वह पक्का दहाड़ते हुए कहेगी, उस खूंखार ड्रैगन को छोड़ दो, मैं उसे संभालती हूँ। हालांकि मिलकर ड्रैगन का शिकार करने के लिए सही मौके का इंतजार करना जरूरी था, ऐसी चीजों में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। इधर नक्श ने अभी फोन रखा ही था कि वह फिर से बज उठा। उसे लगा कि कविता जी का कोई और मैसेज आया है, लेकिन स्क्रीन पर देखा तो वो उस सस्ते साले रोहन का मैसेज था। जीजा जी, मेरी महक से बात नहीं हो पा रही है। क्या वो आपकी कंपनी में है? नक्श ने अपने बगल में सो रही उस मासूम कली को देखा और अचानक उसे उस साले पर थोड़ी दया आ गई। छोड़ो यार, ऐसे लट्टू मजनुओं के लिए कोई हमदर्दी नहीं। अगर उसने सिम्प बनना चुना है तो उसे ऐसे नतीजों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तुम्हारे दिए हुए रेनकोट को पहनकर तुम्हारी देवी तुम्हें पहले ही बहुत इज्जत बख्श चुकी है। ऊपर से अपनी माँ और बहन की तरह वो रोहन भी पैसे और रुतबे का भूखा था। नक्श को वैसे भी उस लड़के से कोई खास लगाव नहीं था और वह उसकी फीलिंग्स की जिम्मेदारी लेने के मूड में बिल्कुल नहीं था। ओल्ड मिस्टर सुधीर की बर्थडे पार्टी के बिना वो लड़का वैसे भी किसी गिनती में नहीं आता था। नक्श ने उस लड़के के व्हाट्सएप मैसेज को सीधा इग्नोर मार दिया। ऐसे लट्टू आशिक खुद को तसल्ली देने में बहुत माहिर होते हैं, वह खुद ही अपनी देवी के गायब होने का कोई न कोई बहाना सोच लेगा। और तभी नक्श को रोहन की बहन तन्वी का एक और व्हाट्सएप मैसेज आया, जीजा जी, क्या आपके पास लेट नाइट स्नैक्स खाने का टाइम है? नक्श ने टाइम देखा, रात के 9:30 बज रहे थे। इस टाइम लेट नाइट स्नैक्स खाने बाहर जाओगे तो वापस आते आते सुबह हो जाएगी। क्या तुम सच में सिर्फ स्नैक्स खाना चाहती हो? नक्श ने हल्का सा सिर हिलाया। ये भाई बहन की जोड़ी सच में एक अलग ही पीस थी। एक पागल आशिक बना हुआ था और दूसरी अपने कजिन जीजा को लाइन मार रही थी। अंजलि ने बिल्कुल सही कहा था कि उसकी मौसी का कैरेक्टर थोड़ा डाउटफुल है, तभी तो उसने इतने होनहार बच्चों को बड़ा किया है। उस खूबसूरत युवा विधवा के बारे में सोचते ही नक्श को अपनी जूनियर असिस्टेंट आकांक्षा का ख्याल आया। पता नहीं उसके पिता की चोट अब कैसी है। नक्श ने तुरंत अंजलि को व्हाट्सएप मैसेज किया और पता चला कि आकांक्षा के पिता के दोनों पैरों में फ्रैक्चर है, उनका बायां पैर बुरी तरह कुचल गया है और ठीक होने में काफी लंबा समय लगने वाला है। आकांक्षा के परिवार की माली हालत पहले से ही कुछ खास नहीं थी और इस एक्सीडेंट ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी थीं। हाँ, यही तो किसी असली हीरो की एंट्री का वक्त होता है। नक्श ने कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट से आकांक्षा की सैलरी कार्ड की डिटेल्स मांगी और सीधे उसके अकाउंट में 10 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। उस असिस्टेंट को लेकर नक्श के मन में काफी अच्छी इमेज थी। वह आगे चलकर पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाली थी, जवान, खूबसूरत और उसके पैर तो बिल्कुल मॉडल श्रुति जैसे थे, ऊपर से उसमें एक मासूमियत भी थी। उसकी मदद करना तो बनता था। पैसे ट्रांसफर करने के बाद उसने आकांक्षा को व्हाट्सएप मैसेज भेजा, बिना किसी टेंशन के सुधीर अंकल का ख्याल रखो और अगर जरूरत पड़े तो उन्हें राजकोट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के बारे में सोचो। उसी वक्त एक छोटे से कस्बे के अस्पताल में आकांक्षा अपने पिता के बेड के पास बैठी उनकी देखभाल कर रही थी। उसके पिता इलेक्ट्रिक स्कूटर से जा रहे थे जब उन्हें टक्कर मारी गई और टक्कर मारने वाला मौके से फरार हो गया था। अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला था और जिस जगह उसके पिता को टक्कर लगी थी वह कस्बे के बाहरी इलाके में थी, जहां ज्यादा कैमरे भी नहीं थे। ड्राइवर को ढूंढना इतना आसान नहीं था और यह सब पुलिस की मेहनत पर निर्भर करता था। सीधी सी बात कहें तो अगर किसी की जान चली जाती तो मुजरिम अब तक पकड़ा जा चुका होता। हालांकि उसके पिता की जान खतरे में नहीं थी, जो कि आकांक्षा के लिए अच्छी बात थी, लेकिन केस के हल्का होने की वजह से पुलिस भी ढीली पड़ी थी, जिसका मतलब था कि मेडिकल का सारा खर्च उन्हें खुद ही उठाना पड़ेगा। जैसा कि पहले बताया गया था, आकांक्षा का परिवार कोई बहुत रईस नहीं था। उसकी मां कविता एक सब्जी मंडी में काम करती थी और पिता सुधीर एक प्राइवेट वर्कशॉप में।
उनकी कमाई ज्यादा नहीं थी और आकांक्षा की यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का खर्च उठाने के बाद उनके पास ना के बराबर सेविंग्स बची थी। सुधीर का इस तरह घायल होकर अस्पताल में भर्ती होना उनके लड़खड़ाते बजट को और भी बिगाड़ चुका था। गनीमत थी कि अंजलि ने अस्पताल में भर्ती होने के लिए 20,000 रुपये जमा करवाकर उनकी मदद कर दी थी। अंजलि फल खरीदने बाहर गई हुई थी और अस्पताल के कमरे में सिर्फ परेशान कविता और उसकी बेटी आकांक्षा ही थी। अचानक आकांक्षा का फोन बजा। उसने अनजाने में फोन उठाया और स्क्रीन की तरफ देखा और फिर उसकी थकी हुई खूबसूरत आंखें शौक से चौड़ी हो गईं। क्या हुआ? अपनी बेटी के चेहरे के भाव बदलते देख कविता ने उलझन में पूछा। नक्श सर ने मुझे कुछ पैसे ट्रांसफर किए हैं। आकांक्षा झूठ बोलने वालों में से नहीं थी, उसने सच बता दिया। कितने? कविता को लगा कि शायद बेटी के बॉस ने सांत्वना के तौर पर कुछ पैसे भेजे होंगे, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 10 लाख। कितने? इस बार कविता शांत नहीं रह सकी, उसे लगा कि शायद उसने गलत सुना है। हाँ, 10 लाख। आकांक्षा ने अपनी मां को फोन देने से पहले 2 बार जीरो गिने थे। ये बहुत बड़ी रकम है। कविता पूरी तरह से सन्न रह गई, उसने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ इतने पैसे कभी नहीं देखे थे। आकांक्षा, तुम्हारा नक्श सर के साथ कोई गलत चक्कर तो नहीं चल रहा है? वो अंजलि के बॉयफ्रेंड हैं। कविता ने माथे पर गहरी सिलवटें लाते हुए पूछा। वो गरीब जरूर थी लेकिन उसके उसूल पक्के थे। उसका मानना था कि अपनी कजिन बहन अंजलि के बॉयफ्रेंड पर डोरे डालना बहुत ही घटिया और अनैतिक काम है। नहीं, आकांक्षा ने जोर से सिर हिलाकर मना किया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे थोड़ी गिल्ट भी हो रही थी। अगर आज उसके पिता का एक्सीडेंट न हुआ होता और उसकी और अंजलि दीदी की प्लानिंग सही से काम कर जाती तो शायद वो इतनी मजबूती से इस सवाल का जवाब न दे पाती। फिलहाल सच में उसका नक्श के साथ कोई गलत रिश्ता नहीं था, बस एक आम बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता था। अगर कोई गलत रिश्ता नहीं है तो वो तुम्हें इतने सारे पैसे क्यों ट्रांसफर करेंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें तुम पसंद आ गई हो? कविता को अभी भी अपनी बेटी पर भरोसा था। वह अपने बच्चे को अच्छे से जानती थी, जो बचपन से ही बहुत ईमानदार थी। क्या ये बिल्कुल साफ नहीं है? उन्हें पक्का हमारी आकांक्षा पसंद आ गई है। तभी अस्पताल के बिस्तर से सुधीर की कमजोर आवाज आई। वह हिल डुल नहीं सकता था, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से काम कर रहा था और उसने माँ बेटी की सारी बातें सुन ली थीं। नक्श सर काफी अच्छे और शरीफ इंसान लगते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? थाली में खाते हुए भी दूसरे की पत्तल पर नजर रखना। कविता ने सिर हिलाते हुए एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बेटी की तरफ मुड़कर चेतावनी देते हुए बोली, आकांक्षा, तुम ऐसा कोई काम मत करना जिससे अंजलि को धोखा मिले। अंजलि ने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है। आकांक्षा ने गंभीरता से सिर हिलाया। माँ, आप चिंता मत करो, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। मैं दीदी की बात मानूंगी और ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे उन्हें ठेस पहुंचे। मुंह से तो आकांक्षा ने ये कह दिया, लेकिन उसका दिल अंदर ही अंदर चिल्ला रहा था, लेकिन दीदी खुद चाहती है कि मैं ऐसे काम करूं जिससे उन्हें ठेस पहुंचे। 3 दिन पहले अंजलि ने उसके साथ काफी लंबी बात की थी, जिसमें उसने अपनी परेशानी और अपने प्लान्स के बारे में बताया था। अंजलि को लग रहा था कि दूसरी औरतों के सामने उसका टिकना मुश्किल है, इसलिए वह अपनी कजिन बहन आकांक्षा के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाना चाहती थी। हाल ही में हुई घटनाओं ने आकांक्षा की पुरानी सोच, यहाँ तक कि दुनिया को देखने के उसके नजरिए और उसूलों को भी हिलाकर रख दिया था। ऊपर से नक्श के अंदर एक पावरफुल सीईओ वाला वो जबरदस्त चार्म तो था ही। इसलिए आकांक्षा सच में थोड़ा पिघल गई थी, और जब अंजलि ने खुद ही उसे यह रास्ता दिखाया तो वह खुशी खुशी राजी हो गई। हम अंजलि के साथ तब तक कुछ गलत नहीं कर सकते जब तक कि नक्श सर और अंजलि का ब्रेकअप न हो जाए, सुधीर ने बीच में कहा। बुआ फूफाजी, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? अंजलि, जो अभी अभी फल खरीद कर लौटी थी, उसने इत्तेफाक से उनके परिवार की बातें सुन ली थीं। वह दरवाजे से अंदर कमरे में आए। उसने फल पास के खाली बिस्तर पर रखे और फिर बड़ी गंभीरता से कहा, हालांकि मैं नक्श को डेट कर रही हूँ, लेकिन उनके रुतबे और हैसियत को देखते हुए ये नामुमकिन है कि वो आखिर में मुझसे शादी करेंगे। आखिर मैं एक तलाकशुदा औरत हूँ जिसका एक बच्चा भी है। लेकिन आकांक्षा की बात अलग है। वो जवान है, खूबसूरत है और पढ़ी लिखी भी है, इसलिए उसके पास पूरा चांस है। अंजलि, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? कविता पूरी तरह से उलझन में थी। मैं नक्श और आकांक्षा की जोड़ी बनाना चाहती हूँ। अंजलि ने अपने इरादे बिल्कुल नहीं छुपाए और सीधे सीधे बोल दिया है। कविता और सुधीर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे पुरानी सोच वाले लोग थे और अंजलि की बातें सुनकर उन्हें गहरा सदमा लगा था।
भतीजी खुद अपने बॉयफ्रेंड को उनकी बेटी के हवाले करना चाहती है। शायद उसका यही मतलब था, है ना? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, उनकी आंखों में हजारों सवाल थे। दो रूढ़िवादी और पुराने ख्यालों वाले दिमागों में शेरिंग का ख्याल तो दूर दूर तक नहीं आ सकता था। अंजलि, तुम सच में नक्श जैसे इतने अच्छे इंसान को छोड़ दोगी? थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद कविता ने माथे पर सिलवटें लाते हुए पूछा। बिल्कुल, जब आकांक्षा कोई गैर नहीं है तो फिर अपने घर का फायदा दूसरों को क्यों लेने दूं? अंजलि ने पूरी गंभीरता से सिर हिलाया। जाहिर है उसने शेयरिंग के बारे में कुछ नहीं बताया। आजकल शेयरिंग इकोनॉमी काफी चल रही है, जैसे शेयरिंग वाली बाइक्स और शेयरिंग वाले पावर बैंक, लेकिन बॉयफ्रेंड को शेयर करने का आइडिया अभी भी समाज के लिए थोड़ा ज्यादा ही मॉडर्न था। यह है। कविता ने पहले बिस्तर पर लेटे अपने पति को देखा और फिर अपनी बेटी को। वह अंजलि के घर जा चुकी थी और उस 300 स्क्वायर मीटर की शानदार हवेली ने उसके दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी थी, और जाहिर तौर पर उसे थोड़ी ईर्ष्या भी हुई थी। आखिर हर इंसान एक बेहतर जिंदगी चाहता है। अगर उसकी बेटी भी वैसी ही शानदार हवेली में रह सके तो उनके बुढ़ापे के दिन भी आराम से कट जाएंगे। इसलिए अगर उसकी भतीजी अंजलि खुद ये चाहती है और उसकी बेटी को भी कोई ऐतराज नहीं है, तो कविता को लगा कि शायद वह इस बात को एक्सेप्ट कर सकती है। बुआ, अभी इन सब बातों का सही वक्त नहीं है, मैं बस आपको अपना नजरिया बताना चाहती थी। अंजलि ने माहौल सेट करने के लिए यह बात छेड़ी थी। फिर उसने विषय बदलते हुए कहा, मेरा मानना है कि फूफाजी को राजकोट के किसी बड़े अस्पताल में शिफ्ट कर देना चाहिए। वहां की मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं और वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन कविता कहना चाहती थी कि राजकोट के बड़े अस्पताल में शिफ्ट करने का खर्चा बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन तभी उसे याद आया कि नक्श सर ने अभी अपनी बेटी के अकाउंट में 10 लाख रुपये ट्रांसफर किए हैं। उन 10 लाख रुपयों के साथ राजकोट में इलाज करवाना कोई बड़ी बात नहीं थी। सच में पैसा कितनी कमाल की चीज है। कविता अंदर ही अंदर ये सोचकर आह भरने से खुद को नहीं रोक पाए। माँ, अंजलि दीदी सही कह रही है, मुझे भी लगता है कि राजकोट जाना ही बेहतर रहेगा। पापा के बाएं पैर की चोट अभी भी बहुत सीरियस है। अगर हम राजकोट जाते हैं तो शायद उनका पैर बेहतर तरीके से रिकवर हो सके और आगे कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। आकांक्षा ने अपनी राय रखी। ठीक है, तुम लोग जैसा कहो। मैं घर जाकर सामान पैक कर लेती हूँ, हम कल ही इन्हें शिफ्ट कर देंगे। राजकोट में बेहतर इलाज मिलना जाहिर तौर पर बहुत अच्छी बात थी, इसलिए कविता ने कोई जिद नहीं की। पहले वह राजकोट में इलाज के बारे में सिर्फ इसलिए नहीं सोच पा रही थी क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन अब पैसा कोई समस्या नहीं रह गया था। रौनक मैनर की हवेली के अंदर कविता शर्मा, जो अभी अभी आराम से नहाकर निकली थी और सिर्फ एक बाथ टॉवल में लिपटी थी, वो अपने बेडरूम के सोफे पर आधी लेटी हुई थी। तभी उसकी बड़ी बहन कामिनी का वीडियो कॉल आ गया। कविता के अंदर अपनी खुशियां बांटने की बेताबी मची हुई थी, इसलिए उसने तुरंत एक्साइटमेंट में कॉल उठा लिया। कविता, तू कहाँ है? बैकग्राउंड इतना आलीशान कैसे लग रहा है? कॉल कनेक्ट होते ही कामिनी, जो किसी जरूरी काम से बात करना चाहती थी, उसका ध्यान तुरंत अपनी बहन के पीछे वाले शाही बैकग्राउंड ने खींच लिया। अपने घर पर कविता शर्मा ने अपने गीले बालों से खेलते हुए बड़े ही कैजुअल अंदाज में जवाब दिया। तूने घर बदल लिया। कामिनी अपनी बहन के हालात अच्छे से जानती थी, वह हमेशा से 120 स्क्वायर मीटर वाले 3 BHK फ्लैट में रहती आई थी। वो फ्लैट उसके पति ने अपने जेल जाने से पहले खरीदा था और हालांकि वो काफी बड़ा था, लेकिन अभी वीडियो में जो दिख रहा था उसके सामने वो कुछ भी नहीं था। हाँ, बस अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। कविता ने सिर हिलाया। तुझे अचानक नया घर खरीदने के पैसे कहाँ से मिल गए? कितना बड़ा घर है ये? कामिनी ने उत्सुकता से पूछा। 1260 स्क्वायर मीटर का विला। दीदी, जब आपको टाइम मिले तो आकर देखना। कितने स्क्वायर मीटर? वीडियो में कामिनी का मुंह शौक से खुला का खुला रह गया, उसके चेहरे की झुर्रियां तक खिंच गईं। 1260 स्क्वायर मीटर, कविता ने मुस्कुराते हुए दोहराया। अपने लव अफेयर्स और रिश्तों की वजह से वह हमेशा अपने परिवार में चर्चा का विषय रही थी। जब उसके पास पैसा था तो लोग उसकी इज्जत करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से उसे सिर्फ ताने और मजाक ही सुनने को मिल रहे थे। इसलिए कविता का अपनी बड़ी बहन को छोड़कर बाकी रिश्तेदारों से कोई खास मेलजोल नहीं था। कविता अपने घर में चौथे नंबर की थी, जबकि उसकी बड़ी बहन कामिनी सबसे बड़ी थी, उससे पूरे 8 साल बड़ी। परिवार में बहुत बच्चे होने की वजह से और माँ बाप के पास टाइम न होने के कारण कामिनी ने ही कविता को पाला पोसा था। उनकी पीढ़ी में ऐसा होना बहुत आम बात थी। कविता, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू 10,000 स्क्वायर मीटर की हवेली में रह रही है?
तभी एक लंबे घोड़े जैसे चेहरे वाला आदमी वीडियो में दिखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठरक और चालाकी थी। दीदी, आपने वीडियो कॉल करने से पहले बताया क्यों नहीं कि जीजाजी भी वहीं हैं? कविता शर्मा ने अपना फोन साइड में रखा और जल्दी से एक नाइट गाउन पहन लिया। वह सिर्फ एक टॉवल में लिपटी हुई थी और हालांकि उसका कोई भी जरूरी अंग नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके गोरे कंधे और कॉलरबोन ने उसके जीजा दिनेश का ध्यान खींच ही लिया था, जो बहुत पहले से उस पर बुरी नजर रखता था। ये अभी अभी आया है, कामिनी ने अपने पति को घूरते हुए कहा। दिनेश ने नाक भान सिकोड़ते हुए बड़बड़ाया, ऐसा तो है नहीं कि उसने कुछ पहना नहीं हुआ था। दीदी, बात क्या है? सीधे सीधे बताइए। कविता सीधे काम की बात पर आ गई। अगर उसका जीजा दिनेश वहां न होता तो वह अपनी बहन से थोड़ी और गपशप कर लेती। ये गौरव की शादी के बारे में है। गौरव और रिया जिस होस्ट से मिले थे वो उन्हें पसंद नहीं आया। क्या तू अपने आर्ट्स ट्रूप से कोई अच्छा होस्ट अरेंज कर सकती है? अगर कोई थोड़ा जाना माना नाम हो तो और भी अच्छा है, इससे शादी में थोड़ा रुतबा भी बढ़ेगा। कामिनी के बेटे गौरव की शादी अगले रविवार को होनी थी, लेकिन अब तक जिन होस्ट से उन्होंने बात की थी वो उन्हें जमे नहीं। जाहिर है कामिनी को अपनी उस बहन की याद आई जो आर्ट्स ट्रूप में काम करती थी। मैं पूछकर देखती हूँ, लेकिन हमारे ट्रूप के होस्ट शादी के लिए जो फीस लेते हैं वो सस्ती नहीं होती। आर्ट्स ट्रूप का काम कम होने की वजह से वे लोग बाहर के प्राइवेट शोज और शादियां करने लगे थे और कोई उन्हें रोकता भी नहीं था। प्राइवेट शोज मिलना सबसे ज्यादा होस्ट्स के लिए ही आसान था, क्योंकि उनमें से कईयों के अपने रेडियो शोज थे या वो राजकोट के लोकल चैनलों पर आते रहते थे, इसलिए राजकोट में उनका अच्छा खासा नाम था। सबसे पॉपुलर होस्ट एक शो का 30,000 रुपये तक चार्ज करता था और जो थोड़ा कम फेमस था वो भी कम से कम 3,000 तो लेता ही था। कामिनी का परिवार बस एक नॉर्मल मिडिल क्लास परिवार था और उनके बेटे की शादी ने उनकी सारी सेविंग्स लगभग खत्म कर दी थी। इसलिए कविता को लगा कि उनके ट्रूप के होस्ट शायद उनके बजट से बाहर होंगे। कविता, क्या तू अपने जीजाजी को इतना गरीब समझती है? तू बस कोई अच्छा सा होस्ट ढूंढ दे, पैसे मैं दे दूंगा, पैसे की कोई टेंशन नहीं है। दिनेश को हमेशा अपनी खूबसूरत साली के सामने भौकाल टाइट करने की बीमारी थी। ये सब इसलिए था क्योंकि उसे वो चीज चाहिए थी जो उसे मिल नहीं सकती थी। जब से उसकी साली का पति सिलाई मशीन चलाने गया था, दिनेश ने अपनी आकर्षक साली पर डोरे डालना शुरू कर दिया था और कई बार इशारों इशारों में उसे इम्प्रेस करने की कोशिश भी की थी। लेकिन कविता शर्मा अपने इस घोड़े जैसे मुंह वाले जीजा को बिल्कुल भाव नहीं देती थी। वो एक फैक्ट्री में फोरमैन था, अच्छी खासी कमाई कर लेता था, लेकिन था बस एक छोटा मोटा अफसर जिसे अपनी पावर का घमंड था और जो बस हवाबाजी करता रहता था। कविता ऐसे आदमियों की इज्जत कर ही नहीं सकती थी। ऊपर से अगर दिनेश उसके टाइप का होता भी तब भी कविता कभी उसके साथ कोई गलत रिश्ता नहीं रखती। अपने माता पिता के गुजरने के बाद अपनी बेटी के अलावा अगर वह किसी के सबसे करीब थी तो वो उसकी बड़ी बहन कामिनी थी, जिसने उसे पाला था। वह अपनी बहन के रिश्ते की बहुत इज्जत करती थी और कभी कोई ऐसा काम नहीं करती जिससे उसकी बहन का दिल दुखे। जीजाजी, ये बात आपने खुद कही है। हमारे ट्रूप का मिस्टर वर्मा एक शो का 30,000 चार्ज करता है। बाद में ऐसा न हो कि वो आ जाए और आप पैसे ही न निकाल पाएं, कविता ने तंज कसते हुए कहा। अरे 30,000 ही तो हैं, कौन सी बड़ी बात है? दिनेश ने पूरी हेकड़ी दिखाते हुए सीना तानकर कहा। हालांकि कामिनी ने तुरंत बीच में बोलते हुए कहा, कविता, इसकी बातों पर ध्यान मत दे। बस कोई सस्ता सा होस्ट ढूंढ ले, हम 30,000 वाला होस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। कामिनी बहुत प्रैक्टिकल थी और जानती थी कि उनके परिवार की माली हालत कैसी है। बेटे की शादी की तैयारियों ने उनका बैंक अकाउंट खाली कर दिया था और वो कर्ज में डूबे हुए थे। 30,000 तो दूर की बात थी, 3,000 वाला होस्ट बुलाना भी उनके लिए दांतों तले उंगली दबाने जैसा था। कविता ने वीडियो कॉल में देखा कि उसका जीजा दिनेश स्क्रीन से गायब हो चुका था, शायद लंबी लंबी हाँकने के बाद वहां से खिसक लिया था। उसने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, दीदी, होस्ट का टेंशन आप मुझ पर छोड़ दो और आपको उसके पैसे देने की जरूरत नहीं है। इतने सालों तक आर्ट्स ट्रूप में काम करने के बाद मैंने कुछ अच्छे दोस्त तो बनाए ही हैं। अगर आज से पहले की बात होती तो कविता कभी इतनी बड़ी बात नहीं कह पाती। वह ट्रूप के होस्ट्स को जानती तो थी, लेकिन इतने अच्छे से नहीं कि कोई फ्री में शादी होस्ट कर दे। लेकिन अब हालात बदल चुके थे, उसे अब किसी का एहसान लेने की जरूरत नहीं थी। वो उन्हें मार्केट रेट के हिसाब से पैसे दे सकती थी, क्योंकि अब उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसके दामाद रूपी छोटे भाई ने जो 20 लाख ट्रांसफर किए थे वो अभी भी उसके बैंक अकाउंट में पड़े थे।
ऊपर से उसके कहे अनुसार उसे हर महीने 20 लाख मिला करेंगे, जिसका मतलब था कि अब वो एक करोड़पति औरत थी जिसकी सालाना कमाई करोड़ों में थी। हालांकि इस सिचुएशन में अभी भी थोड़ी अनिश्चितता थी और यह इस बात पर निर्भर करता था कि क्या वह और उसकी बेटी लंबे समय तक ड्रैगन का शिकार कर पाती हैं या नहीं। लेकिन अगर वे फेल भी हो जाती हैं तब भी उसकी बेटी करीब 100 करोड़ की मालकिन तो बन ही चुकी थी। आखिरकार घर और कार मिलाकर ही करीब 90 करोड़ के थे और नक्श ने उसके सामने ही 50 लाख कैश उसकी बेटी को ट्रांसफर किए थे। फिक्स्ड असेट्स और कैश को मिलाकर वो लोग अपनी जिंदगी के एक बड़े फाइनेंशियल टारगेट के बहुत करीब थे। इसलिए अपनी बड़ी बहन की मदद करने के लिए थोड़े से पैसे खर्च करने में कविता को कोई दुख नहीं होगा। कविता, तुझे किसी का एहसान लेने की कोई जरूरत नहीं है, तू बस कोई अच्छा सा होस्ट ढूंढ दे, हम पैसे खुद दे देंगे। रिया की फरमाइशें थोड़ी हाई फाई हैं, लेकिन उसकी शादी एक ही बार तो हो रही है, इसलिए हमें उसकी ये छोटी सी ख्वाहिश तो पूरी करनी ही चाहिए। भले ही कामिनी ने यह बात कही, लेकिन उसकी बातों में एक बेबसी साफ झलक रही थी। उसकी होने वाली बहू की डिमांड्स कुछ ज्यादा ही थीं। ठीक है, पैसों की बात हम बाद में कर लेंगे, मैं कल लोगों से बात करके देखती हूँ कि कौन खाली है। कविता ने अपनी बड़ी बहन के लिए होस्ट का इंतजाम करने का मन बना लिया था। वैसे दीदी, अगर शादी के लिए किसी और चीज में मदद चाहिए हो तो बस मुझे बता देना, कविता ने आगे कहा। आज से पहले वह कभी ऐसा ऑफर देने की हिम्मत नहीं कर पाती, क्योंकि उसकी हैसियत और पैसे दोनों बहुत कम थे। लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल चुके थे। कविता सच में अपनी बड़ी बहन की मदद करने के काबिल हो चुकी थी। कविता, अगर तू इतनी ही काबिल है तो क्यों न शादी की मेन कार के लिए तू कोई रोल्स रॉयस का इंतजाम कर दे। तभी दिनेश अचानक फिर से वीडियो में आ धमका। उसके बेटे गौरव की शादी की मेन कार एक पोर्श 911 थी, जिससे उसकी बहू रिया बिल्कुल खुश नहीं थी। इस बात पर उनकी एक बार बहस भी हो चुकी थी। रिया का कहना था कि उसकी सहेलियों की शादियों में लीड कार हमेशा रोल्स रॉयस ही होती है। लेकिन गौरव की शादी की तारीख छुट्टियों के ठीक बीच में थी, जो शादियों का पीक सीजन होता है, और शादी की लीड कार के लिए रोल्स रॉयस किराए पर लेने का खर्च लगभग 50,000 रुपये था, जो बहुत ज्यादा था। ऊपर से शादी की तारीख इतनी करीब होने की वजह से एन मौके पर कार ढूंढना भी मुश्किल था। और जाहिर है, सबसे बड़ी वजह ये थी कि कामिनी सच में इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहती थी। वे पहले ही कर्ज में थे और इतने महंगे दिखावे की कोई जरूरत नहीं थी। उसकी नज़र में पोर्श स्पोर्ट्स कार भी काफी शानदार थी। अपने जीजा दिनेश की बात सुनकर कविता शर्मा अपनी हंसी नहीं रोक पाए। ये तो बिल्कुल वैसा ही था जैसे मुंह मांगी मुराद पूरी हो जाना। कविता, तू अपने जीजाजी की बकवास पर ध्यान मत दे। कैसी रोल्स रॉयस, हमें ऐसा कोई झूठा रुतबा नहीं दिखाना है। हम वैसे भी इतने रईस खानदान वाले नहीं हैं। इससे पहले कि कविता कुछ बोल पाती, उसकी बड़ी बहन कामिनी ने जल्दी से बीच बचाव करते हुए कहा। कविता ने खुद ही तो कहा था कि मदद चाहिए हो तो बताना, मैं तो बस उसे अपने परिवार का समझकर ही बोल रहा था। दिनेश ने पूरे हक से कहा, फिर वीडियो में कविता की तरफ देखकर बोला, कविता, अगर तूने रोल्स रॉयस का इंतजाम कर दिया तो तेरा ये जीजा तेरे सामने माथा टेकेगा। डन रहा, अब अपनी बात से मुकरना मत। कविता की मदद करने की नीयत का दिनेश से कोई लेना देना नहीं था। वह जो कुछ भी कर रही थी सिर्फ अपनी बड़ी बहन के लिए कर रही थी। और अगर वह अपनी बड़ी बहन की मदद करने के साथ साथ अपने इस ठरकी जीजा की बोलती भी बंद कर सके तो इससे अच्छा और क्या हो सकता था। एक मर्द की बात पत्थर की लकीर होती है, जो वादा कर दिया वो कभी वापस नहीं होता। मैं पक्का अपनी बात पर कायम रहूंगा। दिनेश ने तुरंत सीना तानते हुए हामी भरी। ठीक है, तो फिर तय रहा। कविता ने वीडियो में दिनेश को एक तिरस्कार भरी नजर से देखा, फिर कामिनी की तरफ मुड़कर बोली, दीदी, अगर आपको कोई भी मदद चाहिए तो बस मुझे बता देना, कोई संकोच मत करना। मैं कल आपको होस्ट के बारे में कंफर्म करती हूँ। ठीक है, कामिनी ने सिर हिलाया। अगर कोई अच्छा मिल जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर न मिले तो कोई बात नहीं। तू अपने जीजाजी की बातों को सीरियसली मत लेना, वो दो घूंट पीने के बाद हमेशा बकवास ही करते हैं। कविता, अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, तू भी जल्दी सो जा और आराम कर। इतना कहने के बाद कामिनी ने कॉल काट दिया। उसके बगल में खड़े दिनेश ने मुंह बनाते हुए कहा, पक्का किसी नए आदमी को फंसा लिया है इसने, है ना? तभी इतनी हवा में उड़ रही है रोल्स रॉयस, इसे क्या लगता है ये कोई गोभी आलू है जो बाजार में मिल जाएगा? कविता तो बस अपनी दरियादिली से हमारी मदद करना चाहती है, तुम ये ताने मारना बंद करो। कामिनी अच्छे से समझ सकती थी कि उसका पति क्या सोच रहा है। अंगूर खट्टे हैं क्योंकि वो उससे मिल नहीं सकते।
40 की होने वाली है और अभी भी ख्याली पुलाव पका रही है। 1000 स्क्वायर मीटर से बड़े विला में रहने की बात कर रही है। मुझे तो लगता है वो जानबूझकर कम बता रही है, कम से कम 10,000 स्क्वायर मीटर का तो होगा ही। कुछ आदमी ऐसे ही होते हैं, जिस औरत को वो पा नहीं सकते उसे वो नीचा दिखाने लगते हैं, उसे चालू बदचलन और पता नहीं क्या क्या कहने लगते हैं। दिनेश की हालत भी अभी बिल्कुल वैसी ही थी। बस करो, ये सब बोलने का क्या फायदा। इससे अच्छा है कि शादी के बारे में सोचो। हम होस्ट के लिए भी पूरी तरह से कविता के भरोसे नहीं बैठ सकते। कल हमें खुद भी कोई और ढूंढना पड़ेगा। कामिनी ने उसे घूरते हुए कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो उसे कोस रही थी। महीने के 10-20 हजार कमाता है और सपने राजकुमारों वाले देखता है। तेरी बहन हमेशा से ही ऐसी हवाबाज रही है और अब मैं अपने मन की बात भी नहीं बोल सकता। दिनेश ने जुबान से तो हार नहीं मानी, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी अपनी साली का वो टॉवल में लिपटा हुआ फिगर घूम रहा था। हाँ, उसका फिगर सच में बहुत गजब का था, अपनी बीवी से तो लाख गुना बेहतर। अगले दिन शांग्रीला के प्रेसिडेंशियल स्वीट में नक्श की आंख खुली। मासूम कली महक कल रात जल्दी सो गई थी और अब उठ चुकी थी। वह अपने गालों पर हाथ रखे अपने नक्श अंकल को एकटक घूर रही थी। उसने इंटरनेट पर कुछ पोस्ट्स पढ़ी थी कि उम्रदराज आदमियों में स्टैमिना नहीं होता, लेकिन उसके नक्श अंकल तो सच में बहुत लाजवाब थे। ऊपर से अगर ध्यान से देखा जाए तो नक्श अंकल की स्किन बहुत अच्छी थी और वो कहीं से भी 35 साल के नहीं लगते थे। नक्श अंकल, आप उठ गए। महक मुस्कुराए और नक्श के चौड़े सीने से लिपट गई, अपना सिर उसके सीने पर टिका दिया। हाँ, क्या तुम अच्छे से सोई? नक्श ने उसकी चिकनी पीठ सहलाई। नक्श अंकल के साथ मुझे बहुत अच्छी नींद आई, बहुत सेफ फील हो रहा था। महक ने चाहते हुए कहा। यह अच्छी बात है। नक्श ने अंगड़ाई ली, उसे भी बहुत अच्छी नींद आई थी और वह उठने के बाद बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रहा था। लेकिन एनर्जी वापस आते ही कुछ मॉर्निंग रिएक्शंस होना तो लाजमी था। वह मासूम कली नक्श के ऊपर आधी लेटी हुई थी और उसे तुरंत कुछ सख्त होता हुआ महसूस हुआ। नक्श अंकल, आप बहुत शैतान हैं। नक्श ने मुस्कुराते हुए महक के कोमल गालों को प्यार से छुआ। खुद से ट्राई करके देखो, कुछ ज्ञान प्रैक्टिस करने से ही मिलता है। ओह, मैं अभी प्रैक्टिस करती हूँ जो नक्श अंकल ने मुझे कल रात सिखाया था। उस मासूम कली ने अपनी छोटी सी जीभ निकाली और फिर झट से रजाई के अंदर घुस गई। मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद नक्श ने मैनेजर रमेश से एक शानदार ब्रेकफास्ट मंगवाया। नक्श अंकल, मुझे चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। अगर मैं आज ऐसे कॉलेज गई तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। बाद में मैं उस घर में जाकर एक दिन आराम करना चाहती हूँ जो आपने मुझे दिया है। ब्रेकफास्ट के दौरान उस मासूम कली ने अपना छोटा सा मुंह फुलाते हुए बड़ी ही मासूमियत से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वहां छोड़ दूंगा। नक्श ने समझते हुए सिर हिलाया। कल उस मासूम कली का पहला दिन था और ऊपर से उसका पाला मिस्टर नक्श से पड़ गया था, जिसके पास 419 का एंडोमेंट और अविनाशी किडनी की पावर थी। बेचारी बच्ची का वीएल लेवल 0 से सीधा 3 पर आ गया था। ही, नक्श अंकल आप बहुत अच्छे हैं। मुआ, महक ने खुशी से नक्श के गाल पर पप्पी दी। उसे चलने में दिक्कत तो हो रही थी, लेकिन इसके साथ ही वह अपनी उस बड़ी सी हवेली को अच्छे से देखने के लिए भी बेताब थी। 1000 स्क्वायर मीटर से बड़ी हवेली। कल महक को इसे ध्यान से देखने का मौका नहीं मिला था, लेकिन आज वह हर कोना देखने वाली थी। उसी वक्त नक्श को एनपीसी के शुरुआती टास्क का ख्याल आया। अक्सर शुरुआती टास्क के इनाम सबसे बेहतरीन होते हैं। एनपीसी नंबर 7 का शुरुआती टास्क महक का सुरक्षा का एहसास परिवार के हालात और परवरिश की वजह से एनपीसी नंबर 7 में सुरक्षा की भारी कमी है और वह अक्सर अपने दोस्तों और परिवार के सामने खुद को कमतर महसूस करती है। कृपया कोई ऐसा मौका तलाशें जहां आप एनपीसी नंबर 7 को उसके दोस्तों और परिवार के सामने कोई बड़ा टाइटल या पहचान दे सके ताकि उसे पूरी तरह से सुरक्षा का एहसास मिल सके। इनाम 1 टाइटल, दिल को सुकून देने वाला इनाम 2 पैसिव स्किल 9 करोड़ लड़कियों का सपना।